आवाज आ रहा है? यस, कैन यू प्लीज रिप्लाई मी? यस, कैन यू हियर मी? Okay, so let's start with the new chapter, and that is nothing but the wave optics. ठीक है, so welcome all to the YouTube channel, that is Tutor Physics. Today we will be going to discuss the 7th chapter, revise the 7th chapter, that is wave optics. इसमें से यहाँ पे कुछ स्टार्ट करते हुए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं. Those points must get remembered, लाइक पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट एज अ वेव. ये सब कुछ आपको एक सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में 1 मार्क के लिए जो सवाल आते हैं, है ना, 8 क्वेश्चंस, उसमें पूछने के चांसेस रहते हैं, मतलब डेफिनेशन वगैरह जो रहते हैं. राइट, तो सबसे पहले हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं. तो पार्टिकल नेचर मतलब क्या? तो अगर हम पार्टिकल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, तो पार्टिकल नेचर लाइट का कौन रिप्रेजेंट करेगा? इज नथिंग बट द पार्टिकल्स लाइक फोटॉन्स, जिनको इनिशियली कहा गया था कार्प्यूसल्स.
राइट। तो इसको कार्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। जस्ट अ मिनट। Right. So this is nothing but the particle nature will be represented by the particle known as photons. जैसे कि यहाँ पे नाम से समझ में आता है photons. Photo represent the light. है ना? तो these are nothing but the ions which possesses the energy. They are massless and chargeless particles. Right. Then second is nothing but the wave nature. What is the wave nature? This light will behave as EM wave. राइट, ये एक EM वेव करके बिहेव करती है। EM वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच हैज इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इसके पास रहती है, इसलिए इसको EM वेव कहते हैं। देन विच आर ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब ये 3 डायमेंशनल वेव हो गई जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दे आर म्यूचुअली 90 डिग्री विथ ईच अदर, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर विथ ईच अदर, and these two directions of electric field and magnetic field will be perpendicular with the direction of propagation of the wave. मतलब direction of propagation of wave, electric field, if x-axis is the direction of, if x-axis is the direction of electric field, this y-axis is the direction of magnetic field, then the wave will propagate along z direction. So all these three will be perpendicular with each other. ये कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस ही रहेगी या वाई एक्सिस ही रहेगी या जेड एक्सिस ही रहेगी। जिस किसी भी डायरेक्शन, मान के चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो वेव विल प्रोपोगेट अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक, तो तीनों की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर रहेंगी एक दूसरे के साथ। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इट पजेस बोथ नेचर, दैट इज पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर ये दोनों के दोनों पजेस करती है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ड्यूअल, और द लाइट हैज ड्यूअल नेचर, ऐसे हम बोलते हैं। लाइट एज अ वेव मतलब सेम, दैट इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, अभी सोर्सेस ऑफ लाइट कैसे रहते हैं? एक तो प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लाइट रहेगा, ये तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट मतलब जिसके पास खुद का लाइट है, राइट, जैसे कि ट्यूबलाइट्स हो गए या आर्टिफिशियल जो बल्ब्स रहते हैं या ट्यूबलाइट्स रहते हैं, लाइट्स, राइट, दे आर नथिंग बट द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। सन इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, लेकिन अदर देन दीज जितने भी हैं, ऑल दे आर नथिंग बट द सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट। जिनके पास खुद का तो लाइट नहीं रहता लेकिन उनको किसी और से लाइट मिलता है एंड दे विल एमिट दैट लाइट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। खुद का लाइट नहीं रहेगा लेकिन प्राइमरी सोर्स से उनके पास लाइट है, जैसे कि मैं, आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रहा है मेरे बॉडी के ऊपर, जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, और मेरे बॉडी से वो लाइट आपके आंखों तक के पहुंच रहा है, इसका मतलब मेरे बॉडी ने भी वो लाइट को एमिट किया, तो आई एम माई सेल्फ इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, दिस बोर्ड इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, राइट। सो दीज आर नथिंग बट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट। वेव फ्रंट, अभी वेव फ्रंट क्या होती है? तो वेव फ्रंट इज नथिंग बट द व्हाट यू कैन से the locus of all the points which are in the same phase at a particular instant of time or at a given instant of time. जैसे कि for example एक पॉइंट सोर्स है ना, पॉइंट सोर्स है, राइट, एस कह दिया मैंने इसको। यहां से लाइट जो है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, राइट, लाइट जो है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, मतलब यहां से लाइट इधर ट्रेवल करेगा, यहां से लाइट इधर ट्रेवल करेगा, इधर ट्रेवल करेगा, इधर भी ट्रेवल करेगा, इधर भी ट्रेवल करेगा, इस डायरेक्शन में भी ट्रेवल करेगा, इस डायरेक्शन में भी ट्रेवल करेगा, इस डायरेक्शन में भी ट्रेवल करेगा, राइट। लेट अस से दीज आर नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, राइट। अब लाइट की स्पीड क्या होती है ये सबको पता है, दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मान के चलते हैं लाइट जो है
ये इस डायरेक्शन, अच्छा ये सिर्फ इतनी डायरेक्शन नहीं रहेगी, बाकी भी डायरेक्शन है, एन नंबर ऑफ डायरेक्शन आर देयर, इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन लाइट विल ट्रेवल। अब मान के चलते 1 सेकंड में लाइट ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, से इट इज 3 लाख किलोमीटर, है ना, ये 3 लाख किलोमीटर है। तो इधर भी वो लाइट 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इधर भी 3 लाख 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 किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। ये सारे पॉइंट्स को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो व्हाट आई विल गेट इज दिस ज्योमेट्री। तो ये क्या हो गई, दिस इज नॉट द सर्कल, ये एक्चुअली स्फेरिकल है, स्फीयर है ना, क्योंकि सारे पॉसिबल डायरेक्शन में वो लाइट ट्रेवल करेगा इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई दिस इज नथिंग बट द स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये जो है ना, ये टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड वाला पॉइंट है, सेम ये भी 1 सेकेंड वाला पॉइंट है, ये भी 1 सेकेंड वाला पॉइंट है, ये भी 1 सेकेंड वाला पॉइंट है, ये भी 1 सेकेंड वाला ही पॉइंट है, ये भी 1 सेकेंड वाला ही पॉइंट है, और ये भी सारे, ये जो है ये सारे 1 सेकेंड पे लाइट ने ट्रेवल किए हुए डायरेक्शन वाले पॉइंट्स हैं। तो इन सभी 1 सेकेंड वाले पॉइंट्स को हमने अगर ज्वाइन कर दिया तो हमें जो ज्योमेट्री मिलती है उसको हम कहते हैं वेव फ्रंट। सिमिलरली फिर और 1 सेकेंड के बाद लाइट जो है उसने दूसरी वेव फ्रंट तैयार कर दी, एंड लेट अस से इट इज दिस। तो 2 सेकेंड में लाइट, नेक्स्ट 1 सेकेंड में लाइट यहां से इधर गया, तो ये पॉइंट, फिर ये डायरेक्शन में इधर गया, 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 इधर इधर इधर। तो दीज आर नथिंग बट द स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, है ना। तो इनको ज्वाइन कर दिया इन सारे 2 सेकेंड वाले पॉइंट्स को, तो हमें मतलब ये 6 लाख किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, राइट। तो वो 6 लाख वाले, मतलब हर पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट जो है वो 2 सेकंड में 6 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो उन सभी को हमने अगर ज्वाइन कर दिया तो वी विल गेट द ज्योमेट्री नोन एज वेव फ्रंट। ठीक है, ऐसी एक और है दैट इज प्लेन वेव फ्रंट। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होगी, एक प्लेन वेव फ्रंट है, राइट। प्लेन वेव फ्रंट में लाइट जो ट्रेवल करते हैं वो पैरेलली ट्रेवल करेंगे लाइक दिस, और इसमें अगर एक कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से ज्योमेट्री वगैरह मिलेगी, राइट। विल गेट दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री। सो दीज आर नथिंग बट द प्लेन वेव फ्रंट। ये क्या है, एक एक्सिस, ये दूसरी एक्सिस, दो एक्सिस से प्लेन बनता है। तो किसी एक समय पे लाइट जो है वो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस सेम पॉइंट्स पे आ रहे हैं, तो उनको हमने ज्वाइन कर दिया तो ये एक प्लेन वेव फ्रंट तैयार हो गई। यहाँ पे उस पॉइंट पे अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो स्ट्रक्चर जो हमें मिलेगा इज लाइक दिस। तो दिस इज नथिंग बट द प्लेन वेव फ्रंट। दिस इज spherical wavefront, and this is a plane wavefront. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नथिंग बट द प्रोग्रेस ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट किस तरीके से प्रोग्रेस करती है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वी विल रिक्वायर अ रे ऑफ लाइट, मतलब सॉरी अ सोर्स ऑफ लाइट, अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। लेट अस से इट इज दिस। सो दिस इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। अब ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट कौन से डायरेक्शन में लाइट को ट्रेवल करेगा, सारे, है ना, सभी के सभी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। अच्छा, एक और रह गया वेवफ्रंट के बाद, हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, हाइजेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि वेवफ्रंट के ऊपर रहने वाले सारे पॉइंट्स, अब इस वेवफ्रंट के ऊपर कितने वो पॉइंट्स हैं, ये n नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर, इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर इस वेवफ्रंट के ऊपर, राइट। These all according to the Huygens, यहाँ पे भी वैसे ही infinite points are there। ये सारे points जो है they will be behaving as a secondary source of light, will travel, और इनसे जो लाइट ट्रेवल करेगा
उसकी स्पीड और जो प्राइमरी सोर्स, ये प्राइमरी सोर्स हो जाएगा, इस प्राइमरी सोर्स से जितने स्पीड से लाइट ट्रेवल कर रही है उतने ही स्पीड से इन सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट, मतलब ये जो वेवफ्रंट के ऊपर रहने वाले सारे पॉइंट्स है, दे विल बिहेव एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, और प्राइमरी सोर्स से जो लाइट ट्रेवल होते हुए वेवफ्रंट बनी है, उस लाइट की जो स्पीड रहेगी वही स्पीड से सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट से लाइट जो है वो एमिट होगा इन द फॉर्म ऑफ स्पेरिकल वेवलेट्स। ठीक है, वेवलेट्स क्या है वो ड्रॉ करेंगे, इट इन द फॉर्म ऑफ स्पेरिकल वेवलेट्स। तो ये कहता है हाइजेंस प्रिंसिपल दैट every point, each and every point on the wavefront will behave as a secondary source of light, will emit the light with the same speed as that of the light, speed of the light, that is 3 lakh kilometer per second in the form of spherical wavelets। spherical wavelets के फॉर्म में वो लाइट को एमिट करता है। ठीक है, तो इसी हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज करके हम प्रोग्रेस ऑफ प्लेन वेवफ्रंट कहते ड्रॉ करते हैं। कैसे? तो यहाँ से ये लाइट जो है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट को एमिट करेगा, ये सोर्स ऑफ लाइट जो है ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट को एमिट करेगा, राइट, एंड इट इज इन दिस वे। ये इस डायरेक्शन में लाइट को एमिट करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में लाइट इसने एमिट किया, इट विल emit the light in this direction as well, it will emit the light in this direction as well, will emit the light in this direction, it will emit the light in this direction। एक्चुअली सभी डायरेक्शन में वो ट्रैवल करेगा, इधर 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 हर डायरेक्शन में। हमने कोई एक डायरेक्शन कंसीडर कर ली और अब मान के चलते हैं यहां से लाइट 1 सेकंड में इस जगह पे पहुंच गया है ना, यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली, इधर भी 3 लाख, इधर भी 3 लाख, इधर भी 3 लाख, इधर भी 3 लाख। इनसे अगर हमने इन सभी पॉइंट से अगर हमने लाइट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, है ना। तो ये जो है, ये जो सारे पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, दिस इज नथिंग बट लेट अस से ए पॉइंट, ये इसको हम बी पॉइंट बोल देते हैं, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट और ये ई पॉइंट। क्या कहा था हाइजेंस प्रिंसिपल ने कि सारे ये इधर 3 लाख, इधर 3 लाख, इधर 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, ये 1 सेकंड में 3 लाख डिस्टेंस कवर कर 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने वाले सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ऑल दीज पॉइंट्स आर इन द सेम फेज, और उन सभी को ज्वाइन कर दिया तो हमें एक वेव फ्रंट मिल रही है, एंड दिस वेव फ्रंट इज नथिंग बट द प्लेन वेव फ्रंट। Right, this is nothing but the plane wave front। Let us say this time is nothing but t equals to 0, है ना, t equals to 0। इस समय पे ये सारे पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे मिल रहे हैं, दिस इज द पोजिशन। अब ये लाइट जो है ये प्लेन वेव फ्रंट, दिस इज, ये प्राइमरी सोर्स की वजह से ये प्लेन वेव फ्रंट तैयार हुई है, तो ये है प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट।
एंड अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस प्रिंसिपल ये सारे पॉइंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट करके बिहेव करेंगे, और सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट करके अगर वो बिहेव कर रहे हैं तो दे विल एमिट द लाइट इन द विद द सेम स्पीड एज एमिटेड बाय दिस प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, राइट। तो अब यहां से डायग्राम थोड़ी सी मैनिपुलेटेड ड्रॉ करना। मैनिपुलेटेड मतलब कैसी? मैनिपुलेटेड मतलब यहां से दूसरी, अभी ये जैसे प्राइमरी सोर्स की वजह से प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट बनी, और ये प्लेन वेव फ्रंट पे जो एबीसीडी ई पॉइंट्स लिए है ये सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट है, तो यहां से भी लाइट एमिट होगी हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में। तो पहले इसी की पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, येलो कलर की जो लाइन ड्रॉ की है प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट, वैसे ही सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट पहले ड्रॉ कर देने का, तो डायग्राम अच्छे से बनेगी, नहीं तो अननेसेसरली टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे एक इसकी पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये ड्रॉ करने के बाद अब क्या करेंगे, अब हम ड्रॉ करेंगे वेवलेट्स, ठीक है। पहले वेवलेट्स ड्रॉ करेंगे, तो वेवलेट्स कैसे रहेंगे? स्पेरिकल वेवलेट्स रहेंगे, विल बी लाइक दिस, विल बी लाइक दिस। ये इंटरसेक्ट होते हैं तो होने दो, राइट। तो ये जो सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट है ये भी लाइट को एमिट करेंगे इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस लाइक दिस, with the same speed as traveled by the primary source of light, इस तरीके से। इन दिस वे। और ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स, इनको वापस ज्वाइन कर देंगे तो ये येलो कलर की दूसरी वेव फ्रंट हमें मिलेगी। दिस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लाइट, इसलिए इसको सेकेंडरी प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं, राइट। ये जो यहाँ पे ट्रेवल किया है दिस इज एट टाइम लेटर से t इज इक्वल टू कैपिटल T, इतने समय में अगर इसने ट्रेवल किया तो हाउ मच डिस्टेंस इट हैज कवर्ड, ये कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड है v या c भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो टाइम कितना है 0 टू कैपिटल T, तो v इंटू टी, इतना डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया गया है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं दिस आर नथिंग बट द स्पेरिकल वेवलेट्स, है ना, ये होते हैं वेवलेट। प्रोपगेशन जो है वो इनइफेक्टिव है, दैट्स व्हाई ये इधर डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रे ऑफ लाइट को ड्रॉ नहीं किया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट इज नथिंग बट एकदम इसी तरीके से सिमिलर, अगर आपको प्रोग्रेस ऑफ फ्रंट के बाद प्रोग्रेस ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ करना है तो वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे रहेंगी, वापस से एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट आपको कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन उसके लाइट के का एमिशन आपको शो करना पड़ेगा, एरोज देख लो किस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सभी पार्टिकल्स को मतलब एक आर्क घुमा दो, राइट। तो ये पार्टिकल आपको मिल रहा है, ये एक पार्टिकल, 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 दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, राइट। यहां से लाइट एमिट होगा हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में, तो उसका एनवलप पहले ड्रॉ कर दो कैसे, और फिर कहीं जाके यू कैन ड्रॉ द वेवलेट्स, तो वेवलेट्स को ड्रॉ कर लो।
ये भी टाइम टी इज इक्वल टू 0 वाली प्लेन सॉरी स्पेरिकल वेव फ्रंट रहेगी. दिस इज प्राइमरी स्पेरिकल वेव फ्रंट and this is secondary spherical wavefront. This is at time t equals to capital T. तो वापस से ये यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस कवर हुआ है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट v इंटू कैपिटल टी. इसको वेवफ्रंट को नाम दे सकते हैं ए बी, तो इसको ए डैश बी डैश ये कह सकते हैं. सिमिलर भी अब ये यहाँ पे ए बी सी डी ऑलरेडी लिए है, इधर पॉइंट्स को पी क्यू आर एस टी, मतलब ये पी क्यू आर एस टी, दिस इज नथिंग बट द these are nothing but the secondary sources of light which are present on the primary wavefront. So according to the Huygens principle they will behave as a secondary sources of light. उन्होंने भी लाइट को emit किया है in all the possible direction, तो ये भी लाइट हर possible direction में emit करेंगे in this way. तो ये हो गए spherical wavelets. A dash AB is the spherical wavefront at time t equals to 0. A dash B dash is the spherical wavefront at time t is equals to capital T. These are nothing but the wavelets. यहाँ पे इसको P Q ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा P dash and Q dash. तो P dash Q dash ये secondary plane wavefront, P Q ये primary wavefront. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन सरफेस. प्लेन सरफेस पे लाइट का रिफ्लेक्शन हमें शो करना है. ठीक है, तो ये हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस शो. रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब इसके ऊपर का मीडियम अलग रहेगा, तो दिस इज मीडियम 1 और इसके नीचे का मीडियम 2 रहेगा. अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो लाइट इसके ऊपर, मतलब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होने के बाद आर पार तो जाएगी नहीं, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है, सो लेट अस कंसीडर द फर्स्ट रे ऑफ लाइट. ठीक है, तो मैं यहां से लाइट को पहले यहां पे इंसिडेंट कराता हूं. ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन तो आप लोगों ने भी पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड में, लेकिन वो सिंगल रे ऑफ लाइट के टर्म में पढ़ा है. यहाँ पे हमें वेवफ्रंट के फॉर्म में पढ़ना है. ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देंगे. राइट, अब ये एक रे ऑफ लाइट हो गया. दूसरा एक और रे ऑफ लाइट आपको लेना पड़ेगा जो कि इसके साथ पैरेलल रहेगा. तो ये हो गया वो रे ऑफ लाइट. ठीक है, अब ये वाला जो रे ऑफ लाइट है, इसमें से ये दोनों पैरेलल रे ऑफ लाइट है. दे आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, है ना, बहुत दूर से आ रहे हैं, मतलब दे विल बी पैरेलल विद ईच अदर. अब पैरेलल विद ईच अदर और इंक्लाइंड आ रहे हैं, मतलब डेफिनेटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पहले ये वाला लाइट इंसिडेंट होगा. लेट अस से दिस इज आर और ये यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, तो ये पॉइंट हो गया ए. ए पॉइंट पे सबसे पहले इन दो रे ऑफ लाइट में से, जैसे यहाँ पे हमने 2 ही ड्रॉ किए, लेकिन रहेंगे कितने, बहुत सारे रहेंगे. ये इधर इधर इधर, ये सारे रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होंगे पैरेलली ऑन दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो बीच वाले हमने नहीं ड्रॉ किया, हमने एक्सट्रीम रेज ऑफ लाइट ड्रॉ किए हैं. राइट, ये जब लाइट इधर इंसिडेंट होगा उस टाइम पे ये वाला रे ऑफ लाइट थोड़ा सा पीछे ही रहेगा, मतलब यहाँ पे कहीं तो भी रहेगा. सो लेट अस से दिस रे ऑफ लाइट हैज बीन इंसिडेंट एट टाइम t इक्वल्स टू 0, है ना. इस जगह पे ये रे ऑफ लाइट जो है वो टाइम t इक्वल्स टू 0 एट t इक्वल्स टू 0 इतने समय पे पहुंचा. उस समय पे ये वाला रे ऑफ लाइट ये यहाँ पे आने का रहेगा,
ये कहीं तो भी इधर वगैरह रहेगा, है ना। तो टाइम t इक्वल टू 0 वाला वो पॉइंट रहेगा। अब टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0, सेम पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे रहने वाले सारे पॉइंट्स फेज में रहेंगे, इन फेज। तो इनको हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। अगर हमने इनको ज्वाइन कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। दिस इज नथिंग बट द पॉइंट B, राइट। लेट अस से दिस इज Q। तो QB इज नथिंग बट द रे ऑफ लाइट विच विल बी प्रेजेंट, मतलब उसके ऊपर ये मतलब वो वाला रे ऑफ लाइट यहाँ पे रहेगा। एंड दिस इज नथिंग बट एट t इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 वाले पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, तो वी विल बी गेटिंग द AB। एंड ये AB इज नथिंग बट द इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, है ना। ये सिग्निफिकेंसेस लिखते जाने का, AB इज इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा, ये इधर इंसिडेंट होने वाला है। तो पहले इंसिडेंट जहां पे हुआ है वहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। तो मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसा ही नॉर्मल यहाँ पे भी आएगा। अब ये वाला रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो गया, इसके बाद अब ये रे ऑफ लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। जो रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेगा उस टाइम पे रिफ्लेक्शन जब परफॉर्म करेगा तो ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड ग्रीन वाला रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है। अब ग्रीन वाला रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जो है वो टाइम t इक्वल्स टू, अच्छा ये t इक्वल्स टू 0 पे, अब ये टाइम t इक्वल्स टू कैपिटल T इतने समय पे यहां पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे। दिस इज एट t इक्वल्स टू कैपिटल T, है ना। B से C इस पोजीशन पे इसको आने के लिए t इतना समय लगा, 0 टू t इतना समय लग गया। तो 0 टू t अगर इतना समय लग रहा है तो उस समय में ये वाला रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो भी कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगा। एंड लेट अस से इट हैज कवर्ड दिस मच डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस इज एट t इज इक्वल टू कैपिटल T। अब कैपिटल T वाले पॉइंट्स को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो व्हाट विल गेट इज नथिंग बट इसको E बोल देते हैं, ठीक है। तो EC इज नथिंग बट व्हाट, रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। EC ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट,
टाइम टी इक्वल्स टू कैपिटल टी, टाइम टी इक्वल्स टू कैपिटल टी, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करके रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट तैयार कर दी। ठीक है, अब कुछ देर के बाद ये भी रे ऑफ लाइट जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट ही होगा, तो उसका रिफ्लेक्शन मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। दिस इज नथिंग बट हाउ द रिफ्लेक्शन विल बी टेकिंग प्लेस। अब यहाँ पे हमें शो क्या करना है वो समझ लेते हैं। वी हैव टू शो द, मैं थोड़ा डायग्राम को एलैबोरेट करता हूँ क्योंकि बहुत यहाँ पे कंफ्यूजिंग पास पास के पॉइंट्स आ गए। ठीक है, एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पे, तो ये वाला यहाँ पे कहीं तो भी रहेगा। इधर कहीं तो भी ये रहेगा एट दिस पॉइंट। तो इन दोनों को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो इट इज दिस, राइट। सो दिस इज नथिंग बट पॉइंट बी, दिस इज क्यू, राइट। तो टाइम टी इक्वल्स टू एट टी इक्वल्स टू 0 पे ये रहेगा। ठीक है, तो ये ए बी क्या हो गई, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, सिग्निफिकेंस में लिखते जाने का। ठीक है, फिर ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे पहुंचेगा एट टाइम एट टी इक्वल्स टू कैपिटल टी। कैपिटल टी समय में इतने ये यहाँ पे पहुंचा तो ये इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे सबसे पहले मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से ये रे ऑफ लाइट इधर रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्शन का मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कलर ले लेता हूँ। यहाँ से ये वाला रे ऑफ लाइट अभी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो दिस इज ग्रीन कलर का रे ऑफ लाइट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्टेड रे। इस समय पे ये रे ऑफ लाइट यहाँ से इधर एट टाइम टी इक्वल्स टू कैपिटल टी इतने समय में पहुंचा, तो उतने ही समय में ये वाला रे ऑफ लाइट इधर कहीं तो भी रहेगा, राइट। तो दिस इज ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट कौन सा रहेगा, दिस इज एट टी इक्वल्स टू कैपिटल टी। जैसे टी इज इक्वल्स टू 0 और टी इक्वल्स टू 0, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट मिली। वैसे कैपिटल टी और कैपिटल टी, इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। तो इस पॉइंट को हम ई बोलते हैं, तो इट इज ई, और ये पॉइंट सी, तो ई सी इज नथिंग बट द रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है। ये अगर आई है तो नो डाउट ये जो है दिस एंगल इज ऑल्सो आई, राइट। और यहां से ये भी इधर रिफ्लेक्ट होगा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो ये रिफ्लेक्शन होगा। और हमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन में करना क्या है, वी हैव टू प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब साइन, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, दैट इज साइन ऑफ सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड दूसरा क्या कहता है, ऑल द रेज, इंसिडेंट प्लेन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, दे मस्ट बी लाई इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पे ये तो दूसरा लॉ तो डायरेक्ट डायग्राम से ही समझ में आता है कि ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, दे विल बी प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। लेकिन पहले लॉ को प्रूव करने के लिए हम करेंगे क्या, एक ट्रायंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ए बी सी। अच्छा, ये आई क्यों रहेगा, ये अगर आई है तो ये जो एंगल रहेगा ये 90 डिग्री रहेगा। ये अगर आई है तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा, और ये आई है
तो ये हो जाएगा 90 माइनस ऑफ 90 माइनस आई, तो 90 90 कैंसिल हो गए, ये हमें मिलेगा 90, सॉरी ये हो जाएगा आई, है ना, ये एंगल 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो ये आए तो ये 90 माइनस आए और ये रहेगा 90, तो 90 माइनस ऑफ 90 माइनस आए ग्रीन तक के, तो ये बचेगा आए। सिमिलरली ये अगर आर है तो ये भी आर रहेगा। तो हम करेंगे क्या, इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे। कौन से इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए ई सी, ए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना पड़ेगा। ये एक बार के कॉन्ग्रुएंट शो हो गए तो हम एंगल आई, मतलब एंगल ई ए सी और एंगल बी सी ए, इसको प्रूव कर सकते हैं, दे आर इक्वल करके। अब ए बी सी और ए सी, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये ए सी इधर भी है, ए सी इधर भी है, सो इट हैज बोथ ट्रायंगल्स हैज कॉमन, क्या है, हाइपोटेन्यूज कॉमन है। यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री रहेगा और यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री रहेगा, दोनों की अपोजिट साइड एसी ही है, राइट, तो कॉमन हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, एंगल बी और एंगल ई 90 डिग्री है, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई सी विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, और एक ही मीडियम में है, मतलब दोनों रे ऑफ लाइट की स्पीड कैसी रहेगी, सेम रहेगी। मतलब ये ए टू बी, सॉरी बी टू सी जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है उतना ही डिस्टेंस ए टू ई कवर होगा। मतलब ये बी सी और ए ई, बी सी और ए ई ये सेम रहेंगे, तो बी सी इज इक्वल्स टू ए ई, राइट, मीडियम सेम, therefore speed of light is also same। बराबर है, मीडियम चेंज होता है तो ही स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी। अब दो ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कॉमन है, एक एक एंगल सेम है 90 डिग्री है, और एक एक साइड दूसरी एक साइड भी सेम है, मतलब ये ट्रायंगल दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। सो देयरफॉर बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दैट इज ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई सी, राइट, और ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनका दूसरा एक एक एंगल, मतलब ई ए सी और बी सी ए या ए सी बी, ये भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल ई ए सी ई is equals to angle BCA, राइट, और EAC क्या है, EAC is I, तो एंगल I is equals to BCA, तो BCA is R। हो गया प्रूफ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। और बाकी दूसरा लॉ क्या कहता है, दैट ऑल द रेज, इंसिडेंट रेज, नॉर्मल रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज, ऑल दीज आर नथिंग बट इन द सेम मीडियम एज वेल एज इन द सेम प्लेन। प्लेन भी सेम है और मीडियम भी एक ही है, दैट इज मीडियम 1। मीडियम 2 में कोई भी लाइट रे नहीं गया है, इसका मतलब ऑल दिस रे विल बी लाइंग इन द सेम प्लेन एंड सेम मीडियम। तो दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं।
हम्म, अगस्त्य, अभी डायग्राम समझ में आ गई थी? हाँ, चलो बढ़ते आगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी सेम रहेगा, अभी रिफ्रैक्टिंग मीडियम रहेगा। यू कैन कंसिडर रिफ्रैक्टिंग मीडियम एज एम एन वगैरह, जो भी नोटेशन आपको यूज करना है वो, राइट। लाइट को इंसिडेंट कराते हैं। तो सिमिलरली, जब अभी थोड़ी देर पहले रिफ्लेक्शन के वक्त जैसे किया था, उसी तरीके से ये लाइट रे को मैंने इंसिडेंट कर दिया। ये दोनों के दोनों पैरेलल होने चाहिए। आर, ये पॉइंट ए हो जाएगा, राइट, ये क्यू। तो अगर ये ए पॉइंट वापस से पहले ये वाला, यही वाला रे ऑफ लाइट पहले पहुंचेगा, तो दिस इज एट टी इक्वल्स टू 0। इस दौरान दूसरा रे ऑफ लाइट यहाँ पे पीछे कहीं तो भी रहेगा। लेट अस आई से दिस एज पॉइंट बी। तो पॉइंट बी जो है वो एट टी इक्वल्स टू 0 वाला रहेगा। तो टाइम टी इक्वल्स टू 0, टाइम टी इक्वल्स टू 0, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, मतलब ए बी इज नथिंग बट इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट बन गई। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्शन है, तो डेफिनेटली रिफ्रैक्शन में होता क्या है, लाइट जो है वो आर पार ट्रेवल करता है इंसिडेंट होने के बाद। तो ये नॉर्मल रे ऑफ लाइट है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर गिर गए तो ये भी बिना अपने डायरेक्शन को चेंज किए आर पार निकल जाएंगे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ठीक है, दिस इज नथिंग बट एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, तो डेफिनेटली ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई, राइट। अब क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट होंगे, तो रिफ्रैक्शन के वक्त क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट, अब ये पीछे ही है एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, फिर कुछ समय के बाद टाइम टी इक्वल्स टू कैपिटल टी, इतने समय पे ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे सी पे पहुंच जाएगा। ठीक है, दिस इज एट टी इक्वल्स टू कैपिटल टी, इतने समय में। उस दौरान मतलब बी से सी जब ये रे ऑफ लाइट जाएगा, उस समय में ये वाला रे ऑफ लाइट तो रिफ्रैक्ट हो जाएगा। अब मान के चलते ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में अगर ट्रेवल कर रहा है एंड इफ इट हैज बीन बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ अगर बेंड हुआ है, तो ये नॉर्मल का ये इसके साथ वाला ये एंगल कितना होता है, आर, दैट इज नथिंग बट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। इस दौरान अब ये रेयरर मीडियम से डेंसर, मीडियम 1 इज रेयरर, मीडियम 2 इज डेंसर, यहाँ पे डेंसिटी मॉलिक्यूल्स की ज्यादा रहेगी। तो रेयरर टू डेंसर जब ट्रैवल करता है उस समय में ये रे ऑफ लाइट जो है ये बेंड होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। अब डेंसर मीडियम में जाएगा तो डेफिनेटली इसकी स्पीड जो है ये कम हो जाएगी, और स्पीड अगर कम होती है मतलब ये जो रे ऑफ लाइट टी इक्वल्स टू 0 टू कैपिटल टी इतने समय में बीसी इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है, ये वाला रे ऑफ लाइट थोड़ा सा पीछे रहेगा, मतलब दिस इज एट टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी। अब इसके पहले में रिफ्लेक्शन में क्या था कि वो दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर करते थे, मतलब ये जो डिस्टेंस था ए ई और ये बी सी ये इक्वल थे क्योंकि सेम मीडियम में थे। अब ये सेम मीडियम में नहीं है, मीडियम 1 से मीडियम 2 ये रिफ्रैक्ट हो गया, तो डेंसर मीडियम में स्पीड उसकी कम हो जाएगी, तो 0 टू टी वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इस मीडियम में रेयरर था तो यहाँ पे उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, तो बीसी इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, है ना। तो ये t इक्वल्स टू कैपिटल टी वाला पॉइंट, ये t इज इक्वल्स टू कैपिटल टी वाला पॉइंट, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगी। ए बी इज रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव, सॉरी इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, और ये E बोल देता हूं तो EC इज रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। अब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, दैट
द एंगल ऑफ सॉरी स्नेल्स लॉ, मतलब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमें प्रूव करना है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक पहला स्नेल्स लॉ आता है और दूसरा क्या होता है, वही सेम सारे के सारे रेज जो है वो सेम प्लेन में होने चाहिए। तो ये सारे रेज जो है ये सेम प्लेन में है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे, है ना। इसका रिफ्रैक्टेड रे भी ऐसा ही इसके साथ पैरेलल वगैरह शो कर सकते हैं। तो ऑल दीज रेज आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। तो सेकेंड लॉ तो डायग्राम से ही समझ में आ जाता है। बस हमें अभी स्नेल्स लॉ प्रूव करना है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे प्रूव करना है। कैसे करेंगे, या n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin i, है ना, ये हमें प्रूव करना है। तो ये अगर r है तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा, है ना। ये एंगल 90 है, इसमें से ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा। और ये 90 माइनस आर, ये 90 डिग्री रहता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज आर, है ना। 90 प्लस 90 माइनस आर प्लस आर, आर आर कैंसल, तो ये दोनों ट्रायंगल, इन दोनों एंगल्स की एडिशन 90 रहेगी। ये 90 ऑलरेडी है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की एडिशन 180 आ जाएगी। तो साइन आई अपॉन साइन आर ये हमें प्रूव करना है। तो साइन आई ले लेते हैं पहले। आई कहाँ पे है, एबीसी इस ट्रायंगल में है, तो ट्रायंगल एबीसी ये कंसीडर कर दो, उसमें साइन ऑफ आई निकाल लो। साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई, साइन मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो आई की अपोजिट साइड इज बीसी अपॉन हाइपोटेनियस मतलब एसी, वापस से कॉमन हाइपोटेनियस है एसी, राइट। और बीसी मतलब क्या है, यहां से यहां आने के लिए इसने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो मीडियम 1 में इसकी स्पीड रहेगी v1, मीडियम 2 में इसकी स्पीड रहेगी लाइट की v2, तो ये हो जाएगा v1। और बी से सी आने को इसको कितना समय लगा, 0 टू कैपिटल टी, मतलब v1 t हो जाएगा। और इधर ये ए ई मतलब क्या हो जाएगा, दिस ए ई इज नथिंग बट v2 इंटू कैपिटल टी, है ना, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, स्पीड चेंज हो गई, टाइम उतना ही है, 0 टू कैपिटल टी, 0 टू कैपिटल टी मतलब कैपिटल टी। तो ये बी सी की वैल्यू क्या हो गई, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू बी सी इज v1t डिवाइडेड बाय ए सी, राइट। ये आ गया साइन आई, विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। फिर ये रिफ्रैक्टेड नीचे वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, एंड इन ट्रायंगल ए ई सी, राइट, वहां पे साइन ऑफ आर ले लो। तो साइन आर क्या हो जाएगा, ये आर, इसकी अपोजिट साइड इज ए ई, एंड हाइपोटेनियस 90 के अपोजिट दिस इज ए सी, राइट। एंड देयरफॉर साइन ऑफ आर इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू क्या है, ए ई इज v2t, तो v2t लिख दिया डिवाइडेड बाय ए सी एज इट इज। तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर देते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दो, साइन आई अपॉन साइन आर, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर देंगे। तो साइन आई अपॉन साइन आर विल बी इक्वल टू v1t बाय ac, तो v1t बाय ac होल डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 v2t बाय ac, तो v2t बाय ac, राइट। कुछ कैंसिल वगैरह होगा तो वो कैंसिल कर देते हैं। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये ac कैंसिल, t कैंसिल, तो देयरफॉर बचा क्या, साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू v1 बाय v2, ठीक है। अब ये v1 बाय v2 को कैन आई राइट इट लाइक दिस, देयरफॉर साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू c बाय v2 डिवाइडेड बाय c बाय v1, है ना। सी कैंसल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो v1 बाय v2 है वही एज इट इज, है ना। करके देख लेते हैं।
इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, सी सी कैंसल, तो बचा क्या 1/v2 और ये 1/v1, तो v1 ऊपर आएगा तो v1/1, राइट। तो ये क्या हो गया 1 इंटू v1 v1 एंड 1 इंटू v2 v2, राइट। तो करेक्ट है। तो c/v2 is what, therefore sin of I upon sin of r will be equals to c/v2, c/v velocity of light upon velocity of light in vacuum to the velocity of light in medium is nothing but equals to n, that is refractive index। इसी को म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। अब ये लाइट इन v2 मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 है, तो c/v2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइडेड बाय c/v1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 आ जाएगा। एंड देयरफॉर n1 को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये n1 sin I इज इक्वल्स टू n2 sin R। तो ये बन गया आपका स्नेल्स लॉ, हेंस स्नेल्स लॉ इज। और बाकी डायग्राम से दूसरा लॉ प्रूव हो जाएगा। और फ्रॉम द डायग्राम लिख देने का, इंसिडेंट रेज और नॉर्मल रेज एंड ऑल रिफ्रैक्टेड रेज दे आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, है ना। मीडियम अलग अलग है तो सिर्फ सेम प्लेन बोलने का, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ प्लेन बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। अब ये यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया मतलब रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ड्रॉ कर दिया, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करा दो। अब ये नॉर्मल इंसिडेंस हम कंसीडर करेंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल इंसिडेंस वाली ही डायग्राम ड्रॉ करूंगा, क्योंकि ऑब्लिक रिफ्रैक्शन ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ऑब्लिक रिफ्रैक्शन। ऑब्लिक मतलब एट सर्टेन एंगल अदर देन व्हाट यू कैन से 0 डिग्री, है ना। ये आई जो है ये अदर देन 0 है, यहाँ पे आई क्या रहेगा, नॉर्मल भी वही और इंसिडेंट रे भी वही। तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ वाला जो एंगल रहेगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल 0 है। तो ये ऐसे ही इंसिडेंट हुआ तो वैसे ही वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा, इधर से दूसरा रे ऑफ लाइट आएगा वो भी वैसे ही रिफ्रैक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये मैंने एक इंसिडेंट रे ड्रॉ कर दिया, ये दूसरा इंसिडेंट रे हो गया, राइट। ये तीसरा और एक ड्रॉ कर देता हूं, ये चौथा, ठीक है। अब इनकी डायरेक्शन कैसी है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ये इंसिडेंट है, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। मीडियम 1 में इसकी स्पीड है v1, मीडियम 2 में इसकी स्पीड रहेगी v2, मीडियम 2 में इसकी वेवलेंथ रहेगी λ1, मीडियम 2 में इसकी वेवलेंथ रहेगी λ2।
राइट। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n1, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n2। ठीक है। मीडियम 1 ये अगर मान के चलते हैं वैक्यूम है, तो वैक्यूम के वेवलेंथ को हम लैम्बडा 0 से डिनोट कर देंगे, मीडियम 2 एज इट इज रखेंगे, राइट। और कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, वो आगे देखते हैं। तो लैम्बडा 1 की जगह पे लैम्बडा 0 यूज करेंगे, राइट। मान के चलते हैं वेव फ्रंट, अभी यहाँ पे वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं। वेव फ्रंट कैसी रहेगी? लेट अस से ये एक प्लेन वेव फ्रंट हो गई, ठीक है। ये इक्वल डिस्टेंस पे दूसरी प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ कर दी, ठीक है। और एक और ड्रॉ कर दी। Let us say this is A, B, this is C, D and this is E and F। तो ऐसी तीन प्लेन वेवफ्रंट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो अब सबसे पहले जब ये आगे बढ़ेगी, रे ऑफ लाइट आगे बढ़ेगा, उस समय में ए बी ये सबसे पहले यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर पहुंचेगी। रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेट अस से इट इज mn इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे पहुंचेगी एंड दिस विल रीच एट टाइम t इक्वल्स टू 0, राइट। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे। फिर उतने ही समय में ये जब यहां से यहां पे पहुंचेगी तो CD उसके जगह पे आएगी, मतलब AB के जगह पे, और EF जो है वो CD के जगह पे आएगी। फिर यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद कुछ समय के बाद टाइम t इक्वल्स टू 0 से कैपिटल T इतने समय में ये यहाँ से इधर पहुंच जाएगी। मान के चलते हैं ये अगर वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब रेयर मीडियम है और ये एक डेंसर मीडियम है, राइट। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जब लाइट ट्रेवल करेगी उस समय में उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी मतलब 0 टू कैपिटल T इतने समय में यहाँ पे इसकी वेवलेंथ जो है, चलो पहले मैं लाइट ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब वेव फ्रंट ड्रॉ कर लेता हूँ। इट इज दिस, राइट। फिर दूसरी वेव फ्रंट यहाँ पे आएगी, तीसरी वेव फ्रंट यहाँ पे आएगी। ये इनके नाम क्या रहेंगे? ये ए बी पहले पहुंचेगी, फिर सी डी आएगी, फिर ई एफ आएगी। तो मतलब ये हो जाएगी ए डैश बी डैश, फिर ये सी डैश डी डैश, और ये हो जाएगी ई डैश एफ डैश, राइट। मतलब क्या? 0 टाइम t इक्वल्स टू 0 पे अगर ए बी ये वेवफ्रंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे पहुंची तो 0 टू कैपिटल T इतने समय पे वो ये पोजीशन पे पहुंचेगी, ठीक है। फिर वो सीडी आएगी, सीडी रिफ्रैक्ट होगी, उस समय में ये यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगी। लेकिन इस दौरान हमें डिफरेंस बिटवीन द टू वेव फ्रंट्स मीडियम 1 में क्या मिल रहा है? मीडियम 1 में वो डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है, रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्बडा 1, ये भी लैम्बडा 1 रहेगा और यहाँ पे भी लैम्बडा 1। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? दिस इज lambda 2, this is also lambda 2। The distance between the two wavefronts in the medium 1 is lambda 1, whereas in the medium 2 is lambda 2, right। तो मतलब जो वेवलेंथ यहाँ पे रहेगी वही दो वेवफ्रंट के बीच का डिस्टेंस रहेगा, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, ठीक है। लेकिन टाइम पीरियड कैसा है? यहां से इधर आने को इसको कैपिटल T समय लग रहा है, तो इधर से इधर भी इसको आने को कैपिटल T ही समय लग रहा है, ठीक है। ये यहां से इधर कैपिटल T समय में पहुंच रही है, एट टाइम T इक्वल्स टू 0 कंसीडर किया है, ठीक है। तो यहां से आने को उसको समय तो लगेगा, एंड दैट इज कैपिटल T। तो उतने ही समय में दूसरी वेव फ्रंट इधर से इधर कैपिटल T इतने समय में ही ट्रेवल करेगी। बस फर्क क्या रहेगा? वेवलेंथ का या डिस्टेंस ट्रेवल का। क्यों? क्योंकि ये मीडियम 1 है जो कि वैक्यूम मतलब रेयरर मीडियम है,
और ये मीडियम 2 मतलब डेंसर मीडियम है इसके वजह से, ठीक है। तो टाइम पीरियड अगर सेम है तो अब टाइम पीरियड का एक इक्वेशन तैयार करते हैं। इक्वेशन क्या रहता है, v इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है, v इज इक्वल टू n इंटू लैम्बा, राइट। v इज वेलोसिटी, n इज व्हाट यू कैन से फ्रीक्वेंसी एंड लैम्बडा इज नथिंग बट द वेवलेंथ। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा, इस हिसाब से n अगर फाइंड आउट करते हैं तो इट इज v बाय लैम्बडा, और n मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा। तो हमें t चाहिए तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा बाय v, ओके। तो यहाँ पे देयरफॉर फॉर मीडियम 1 की अगर हम बात करते हैं, मीडियम 1 में, तो कैपिटल T की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्बडा 1 बाय v1। सो दिस हैज इक्वेशन नंबर 1। एंड फॉर मीडियम 2 के लिए क्या हो जाएगा, मीडियम 2 के लिए यही इक्वेशन आएगा, T इज इक्वल टू लैम्बडा बाय v। तो T इज इक्वल टू लैम्बडा 2 बाय v2 हो जाएगा ये। क्यों ऐसा सर, मीडियम चेंज हो गया ना। मीडियम 1 में वेवलेंथ है लैम्बडा 1 और n1, सॉरी वेलोसिटी है v1, और मीडियम 2 में वेवलेंथ है लैम्बडा 2 और स्पीड है v2, ठीक है। लेकिन टाइम पीरियड सेम रहेगा, है ना। टाइम पीरियड सेम है तो दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो इक्वेट कर दो। तो देयरफॉर इक्वेटिंग RHS of equations 1 and 2, तो व्हाट विल गेट, लैम्बडा 2 फाइंड आउट करना है हमें रिफ्रैक्टेड होने के बाद, रिफ्रैक्शन होने के बाद मतलब रिफ्रैक्टिंग मीडियम में। ये इंसिडेंट मीडियम है, ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। रिफ्रैक्टिंग मीडियम में वेवलेंथ क्या रहेगी, उसकी डिपेंडेंसी हमें फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो लैम्बडा 2 बाय v2 is equals to lambda 1 by v1, राइट। एंड लैम्बडा 2 ये, तो लैम्बडा 2 की का इक्वेशन अगर तैयार करता हूँ तो ये v2 इधर जाएगा, तो v2 बाय v1 इंटू लैम्बडा 1। अब मीडियम 1 जो है वो है वैक्यूम, तो वैक्यूम के लिए हम c, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या रहती है, c से डिनोट करते हैं हम 3 लाख किलोमीटर। मीडियम में वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और लैम्बडा 1 की वैल्यू हमने क्या यूज की है, लैम्बडा 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज जस्ट अ कमेंट, इसकी जरूरत नहीं है। तो लैम्बडा 2 जो फाइंड आउट करना है उसको पुटिंग लैम्बडा 2 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 इज इक्वल टू लैम्बडा 0 एंड द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 एंड n2 इज इक्वल टू n ले लो, राइट। ये वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं n2 के जगह पे, यहाँ पे तो n2 नहीं आएगा लेकिन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बाद में, तो ये लैम्बडा 2 के जगह पे आ गया लैम्बडा इज इक्वल टू v2 विल रिमेन v2 डिवाइडेड बाय v1 के जगह पे क्या आएगा, v1 के जगह पे c, एंड v1 इज इक्वल टू c। मीडियम 1 वैक्यूम है तो वैक्यूम के लिए स्पीड ऑफ लाइट c से डिनोट किया जाता है, तो v बाय c हो गया, और लैम्बडा 1 के जगह पे लैम्बडा 0 मतलब वेलोसिटी, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लैम्बडा 0 से डिनोट कर दिया। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्बडा 0 को एज इट इज v को डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना सकते हैं, c बाय v हो जाएगा वो, राइट। और c बाय v, अच्छा ये v2 है, राइट। v2 के जगह पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, तो यहाँ पे v2 आएगा, c बाय v2, c बाय v ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब n, तो c बाय v2 इज n2, है ना, c बाय v2 इज n2, तो देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 0 बाय n2 आएगा, और n2 के लिए हमने n यूज किया है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 0 बाय n,
तो दिस इज नथिंग बट द डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे वेवलेंथ के इक्वेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिपेंडेंसी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में पोलराइजेशन ऑफ लाइट, उसके लिए पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट के बारे में बात करते हैं। अनपोलराइज लाइट मतलब ये एक सोर्स ले लिया यहाँ पे, वो सोर्स से लाइट जो है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, तो उसको हम बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। लाइट को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के टर्म में या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो ई बार अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में पूछते हैं तो बी बार लिखना पड़ेगा, दैट इज द डिफरेंस। तो ये हो गया अनपोलराइज लाइट। अब अनपोलराइज लाइट के बाद पोलराइज लाइट क्या होता है? तो ये होता है पोलराइज लाइट। किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लाइट को अगर हमें पाना है, मतलब दिस इज नथिंग बट सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट मतलब क्या हो गया? सिलेक्टिवली हम लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं बाय यूजिंग अ डिवाइस नोन एज पोलराइड। ये एक सिंथेटिक शीट रहती है, राइट। इसकी ये हो गई पोलराइजिंग एक्सिस ना, दिस इज नथिंग बट द पोलराइजिंग एक्सिस। ये पोलराइजिंग, अब ये सिलेक्शन कैसे होगा, कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को आगे ट्रेवल करेगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट समझ में आ गया है ना। ये सारे जो लाइट सारे डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा वो अनपोलराइज लाइट, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो पोलराइज लाइट। अब हमने क्या किया कि ये अनपोलराइज लाइट को पोलराइड के ऊपर जो पोलराइजेशन परफॉर्म करता है उसके ऊपर इंसिडेंट कर दिया, और ये आगे हमें पोलराइज लाइट देगा, ठीक है। तो पोलराइज लाइट आएगा कैसे? तो इस एक्सिस के साथ, किसके? पोलराइड के पोलराइजिंग एक्सिस के साथ इधर से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कंपोनेंट ये पैरेलल रहेगा वही आगे ट्रेवल करेगा, बाकी सारे ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये ब्लॉक कर देगा, और पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या कंपोनेंट वेक्टर को आगे ट्रेवल कराता है, बराबर है। तो अगर हम यहां पे देखते हैं तो ये वाला रे ऑफ लाइट जो है ये वर्टिकल है, जो कि इस पोलराइजिंग एक्सिस के साथ इंसिडेंट होगा तो ये आगे ट्रेवल हो जाएगा। इसका एक्स कंपोनेंट जो है, ये वाई अगर कंसीडर करते हैं तो इसका एक्स कंपोनेंट 0 रहेगा। बट बाकी रे ऑफ लाइट का क्या होगा? अगर ये वाला रे ऑफ लाइट इधर आ गया तो इसका कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये कंपोनेंट एक इधर जाएगा, एक इधर आएगा, इधर से एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, राइट। इनको हमने अगर ज्वाइन कर दिया तो ये एक कंपोनेंट आएगा और ये एक कंपोनेंट आएगा। तो ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये पोलराइजिंग एक्सिस के साथ पैरेलल है तो वो आगे ट्रैवल होगा। ऐसे जितने भी इंक्लाइन डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ किए उनके सारे y कंपोनेंट अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटेशन ऑफ दिस पोलराइजिंग एक्सिस ऑफ पोलराइड ये सारे ट्रैवल करेंगे। मतलब एक वेक्टर के पास दो कंपोनेंट्स रहेंगे, एक x कंपोनेंट एक y कंपोनेंट, उसमें से परपेंडिकुलर कंपोनेंट सारे के सारे ब्लॉक हो जाएंगे और सारे के सारे पैरेलल कंपोनेंट आगे ट्रैवल करेंगे। मतलब 50% ब्लॉक और 50% आगे ट्रैवल हो जाएंगे। तो इसकी इंटेंसिटी क्या होती है? 50% से रिड्यूस होती है। आफ्टर एवरी पोलराइजेशन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ये डिक्रीजेस बाय 50%, ठीक है। तो कैसे? तो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये अनपोलराइज लाइट हमने इंसिडेंट किया, आगे ये ट्रेवल किया। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, इसके आगे दो पोलराइड वाला जब देखेंगे तो आपको वहां पे ये कंपोनेंट वगैरह आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब मान के चलते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E0, 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 E0। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? E0, ठीक है। इंटेंसिटी और
एम्पलीट्यूड, इनके बीच का रिलेशन क्या रहता है? वी नो दैट द इंटेंसिटी is directly proportional to the square of amplitude, है ना? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, राइट? तो अगर हम अनपोलराइज लाइट की बात करते हैं तो अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी को हम I0 से डिनोट करते हैं, ये I0 से डिनोट किया है, और पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी को हमने I1 से डिनोट किया है, ठीक है? I1 इज द पोलराइज इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट एंड I0 इज द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट। तो हमें क्या चाहिए? I1 चाहिए ना, राइट? तो देयरफॉर द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज क्या है? I1, है ना? I1 विच इज इक्वल्स टू, और विच इज ओके इक्वल टू के टर्म में लिखते हैं एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? इसको अगर E0 से डिनोट किया है तो आई विल डिनोट इट बाय E1, ये E1 और ये भी E1 ही रहेगा। अब ये E1 की वैल्यू क्या रहेगी? तो एडजेसेंट कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट ट्रैवल करता है, पैरेलल कंपोनेंट के वक्त जो एंगल बनता है पोलराइजिंग एक्सिस के साथ वो होता है थीटा, तो उसका पैरेलल कंपोनेंट बन जाता है कोसाइन वाला फंक्शन, एक cos थीटा आएगा, एक sin थीटा आएगा, या cos फाई या sin फाई आएगा। तो cos फाई sin फाई अगर आता है में से जो आएगा, जो ट्रैवल करेगा वो रहेगा cos फंक्शन। ये फिलहाल यहाँ पे ध्यान में रखो, आगे वाले में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो E1 की वैल्यू क्या रहेगी? ये E0 जब यहाँ पे इंसिडेंट होगा तो उसका E0 दैट इज हाइपोटेनियस मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ फाई कंपोनेंट आगे ट्रैवल करेगा। मतलब E1 की वैल्यू क्या हो गई? E0 cos of phi. Let phi be the angle made by this incident light with the polarizing axis. तो E0 cos phi, E0 cos phi। अब ये इंटेंसिटी ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज I1 इज इक्वल टू E1 स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहता है उसको 1 कंसीडर कर लिया, ठीक है? वो कोई ऐसे भी कांस्टेंट ही है। तो E1 स्क्वायर, और E1 की वैल्यू क्या है? E0 cos फाई, तो E0 cos ऑफ फाई का स्क्वायर, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स I1, इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो इट इज E0 स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर फाई। अब cos स्क्वायर फाई, यहाँ पे फाई की वैल्यू कहां से कहां वैरी होती है? 0 to 180, और 0 to 180 के लिए cos स्क्वायर फाई की एवरेज वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो दैट एवरेज वैल्यू इज 1/2। सो cos स्क्वायर फाई ओवर और इसकी एवरेज वैल्यू जो है, एवरेज ओवर 0 डिग्री टू 180 डिग्री इज 1/2, है ना? ये रहती है 1/2। तो यहाँ पे 1/2 रख दो, तो I1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर फाई की वैल्यू जो 1/2 है एवरेज वैल्यू, वो यहाँ पे रख दी और इनटू E0 स्क्वायर कर दिया, ठीक है? बट E0 स्क्वायर क्या हो गया? क्या रिप्रेजेंट करेगा? कैन वी से इट रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। I0 की वैल्यू क्या रहेगी? I0 इज इक्वल टू E0 स्क्वायर, intensity of unpolarized light is equals to or is directly proportional to the square of its amplitude, और इसका एम्पलीट्यूड E0 है, राइट? तो उस हिसाब से ये E0, बट E0 स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल्स टू I0, तो देयरफॉर I1 की वैल्यू क्या आएगी? I1 इज हाफ एज इट इज, और E0 के स्क्वायर की जगह पे I0 रख देंगे, तो I0 क्या दिखाई दे रहा है? I1 इज हाफ टाइम्स I0। मतलब क्या हुआ?
अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी ये I0 है, तो पहली बार जब वो पोलराइजेशन होगा तब उसकी इंटेंसिटी 50% से रिड्यूस हो जाएगी. दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ polarized light is decreased by 50% of intensity of unpolarized light. और इसी को हम कहते हैं दिस इज मैलस लॉ. राइट, इसी को हम कहते हैं मैलस लॉ. कैन बी आस्क्ड यू फॉर 3 मार्क्स इन सेक्शन सी. ठीक है. अब पोलराइजेशन बाय यूजिंग टू पोलराइड्स. यहाँ पे आपको कॉस क्यू आता है वो समझ में आएगा. ठीक है. अब ये I0 की वैल्यू क्या होती है? E0 स्क्वायर. I1 की वैल्यू क्या आ गई? I1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ I0 हो गया. मतलब ही I1 इज हाफ ऑफ E0 स्क्वायर. तो ये E0 स्क्वायर मतलब I0, E0 स्क्वायर मतलब I0, तो वो ये E0 स्क्वायर रहता है और E0 स्क्वायर मतलब ही I0, तो ये I0. ठीक है. I1 इज हाफ ऑफ I0 एंड I0 इज E0 स्क्वायर. तो दिस इज नथिंग बट E1 एंड दिस इज ऑल्सो E1. अब ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये जो फर्स्ट पोलराइज्ड आउटपुट है, फर्स्ट पोलराइज्ड लाइट और उसकी इंटेंसिटी है I1, ये वाला लाइट जो है वो यहाँ पे इंसिडेंट होगा. राइट. चलो उसको इंसिडेंट कराते हैं. मैंने यहां से इसको उठाया और यहाँ पे इंसिडेंट करा दिया. ठीक है. इस जगह पे इसको इंसिडेंट करा दिया लाइक दिस. अब पोलराइड की दूसरे पोलराइड का ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया. यहाँ पे पहला वैसा ही था, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, इंक्लाइन कर दिया. तो जो एंगल यहाँ पे बना है ना, ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नथिंग बट थीटा. इधर हमने फाई यूज कर लिया तो इधर थीटा. राइट. तो यहाँ पे भी थीटा ही आएगा. ठीक है. अब इसके लिए जो E1 के लिए हमने लिखा है या I1 के लिए हाफ ऑफ I0, अगर ये आपको पूछते हैं तो ये I1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ I0 प्रूव करना पड़ेगा. वो कैसे प्रूव करेंगे? इधर जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो सब कुछ एज इट इज लिख देने का. इसको मैंने कर दिया कॉपी और इधर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा. ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया. ठीक है.
अब ये जो फर्स्ट पोलराइड का आउटपुट है वो उसको मैंने यहाँ पे इंसिडेंट कर दिया, एंगल उसका पोलराइजिंग एक्सिस के साथ सेकेंड पोलराइड की पोलराइजिंग एक्सिस के साथ थीटा बन गया। क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले आपको को क्या करना पड़ेगा, इसके साथ एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं एंड इट इज दिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी। अब क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है दैट इज E1 और ये E2, यहां से परपेंडिकुलर इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दो। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, एक ये जाएगा यहाँ पे आ गया, इधर से ये यहाँ पे आ गया, राइट, और एक ये यहाँ पे आ जाएगा और एक ये इस जगह पे आ जाएगा। इन सब को ज्वाइन कर दो ओरिजिन के साथ। तो ये एक कंपोनेंट आ गया और ये एक कंपोनेंट आ गया, and according to the principle of polarization, this polaroid will travel those components which are parallel with this polarizing axis। इस polarizing axis के साथ जो parallel रहेंगे वो उसी को आगे ट्रेवल करेगा। अब ये polarizing axis के साथ parallel मतलब जो वेक्टर 0 डिग्री एंगल बनाएगा वो 0 डिग्री एंगल बनाने वाला ये है E1y, इसको भी मैं E1y बोल देता हूँ, सॉरी ये इधर, हाँ E1y, इधर मैंने E2 लिख दिया। ये E1, तो ये हो गया E1y, ये भी E1y, E2y सॉरी E1x और ये E1x, ये पोलराइजिंग एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ये E1x को ब्लॉक कर देगा, E1y को ट्रेवल कराएगा। तो ये हमें आउटपुट में ये E1y मिलेगा और इस E1y की वैल्यू क्या रहेगी, तो ये बन गया E2, ये बन गया E2, E1y की वैल्यू, ये थीटा की एडजेसेंट वैल्यू है, तो E1 हाइपोटेनियस है मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, और ये भी E1y मतलब हाइपोटेनियस इज थीटा, ये 90 डिग्री ये है, इसकी अपोजिट ये E1 हो जाएगा, E1 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो E2 की वैल्यू क्या हो गई, इज E1 cos ऑफ थीटा, और ये E2 की भी वैल्यू सेम हो जाएगी, दैट इज E1 cos ऑफ थीटा। इसकी इंटेंसिटी, अगर एम्पलीट्यूड E2 है तो इंटेंसिटी हो जाएगी I1, राइट, सॉरी I2, ये यहाँ पे लिखी हुई है वैसे, I2 इज दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ दिस सेकेंड पोलराइज लाइट। अब वो उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 9
the intensity of second polarized light is क्या है कि I2 which is directly, और अभी इक्वल टू के फॉर्म में लिखता हूँ, which is equals to E2 square and therefore I2 is equals to E2 की वैल्यू क्या है E1 cos of थीटा होल स्क्वायर, बराबर है क्या E2 की वैल्यू इज E1 cos ऑफ थीटा, तो E1 cos थीटा उसका क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वेयरिंग कर देते हैं I2 इज इक्वल्स टू E1 का स्क्वायर इज E1 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। बट वापस से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू एवरेज वैल्यू ओवर 0 to 180 डिग्री ये 1/2 रहेगी, और I1 इज नथिंग बट इक्वल्स टू E1 स्क्वायर रहेगा, राइट। तो E1 स्क्वायर के जगह पे I1 रख देंगे और cos स्क्वायर थीटा के जगह पे 1/2 रख देंगे, तो देयरफॉर I2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 E1 स्क्वायर के जगह पे I1 हो गया। I2 ये उसके प्रीवियस पोलराइज लाइट के इंटेंसिटी के आधी हो गई, और I1 क्या है हाफ ऑफ I0, तो देयरफॉर I2 अगर देखते हैं तो इट इज हाफ ऑफ I0, तो देयरफॉर I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 टाइम्स ऑफ I0, मतलब क्या अनपोलराइज लाइट के 25% इंटेंसिटी सेकेंड पोलराइज लाइट की रहेगी, ठीक है। सो दिस इज मैलेस लॉ, सो इट विल बी आस्क्ड, टू पोलराइड वाला आपको 4 मार्क्स के लिए पूछेंगे सेक्शन डी में। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन जिसको हम कहते हैं ब्रूस्टर्स लॉ, क्या कहता है ये ब्रूस्टर्स लॉ कि एक पर्टिकुलर एंगल पे जब लाइट इंसिडेंट होगी, राइट, पर्टिकुलर एंगल पे लाइट जब इंसिडेंट होगी मतलब दैट इज नथिंग बट एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो इट इज वहां पे उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं ब्रूस्टर्स एंगल, राइट। ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है जहां पे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली, और हमें क्या कहते हैं कंप्लीट पोलराइज रे ऑफ लाइट हमें मिलता है, और रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज रहता है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। डायग्राम ड्रॉ करते समय यही मैनिपुलेशन करके डायग्राम ड्रॉ करने का, जैसे कि मैं पहले रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराता हूं, ये मैंने रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा दिया, राइट। इसके ऊपर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब यहां से ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है दिस इज अनपोलराइज्ड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, राइट, दिस इज अनपोलराइज्ड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अनपोलराइज मतलब इसके पास पैरेलल कंपोनेंट भी रहेंगे, पैरेलल कंपोनेंट्स जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के डबल हेडेड एरो का यूज करके हम ड्रॉ करते हैं, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी रहेंगे, और वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को हम डॉट्स से शो करते हैं, लाइक दिस। अनपोलराइज्ड लाइट के पास यही रहेगा। अब लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होगा और रिफ्लेक्ट भी होगा, है ना। ये ऐसा मीडियम है जिसमें से पार्शियल मतलब कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी होगा और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट भी होगा। तो जो रिफ्रैक्ट होगा उसमें एंगल तो सेम रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अकॉर्डिंग टू द व्हाट यू कैन से स्नेल्स लॉ, सॉरी, according to the reflect angle of reflection, angle of
इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और इधर आएगा रिफ्रैक्टेड रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ये इस इंसिडेंट रे के साथ, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाता है, दैट एंगल इज नथिंग बट 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री कब बनेगा? दिस इज एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस I, which is known as theta b, that is ब्रूस्टर्स एंगल। ब्रूस्टर्स एंगल ये वो एंगल रहता है जिसपे इंसिडेंट सॉरी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री रहते हैं, जिसमें ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट के पास सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स रहेंगे। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मतलब डॉट्स। तो दिस इज, ये मैं यहाँ पे डॉट्स ड्रॉ कर रहा हूं, कलर चेंज कर देता हूं मैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डॉट्स मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मैंने शो कर रहा हूं, तो सिर्फ डॉट्स आएंगे, मतलब ये इसको हम कहेंगे दिस इज कंप्लीटली पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड रे, राइट। और ये जो रहेगा ये पार्शियली रहेगा, पार्शियली मतलब इसके पास डॉट भी रहेंगे राइट, और पैरेलल कंपोनेंट्स भी रहेंगे। पैरेलल कंपोनेंट्स को मैंने ऑरेंज कलर से शो किया है, और डॉट्स को मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को मैंने येलो कलर से शो किया है। तो दिस इज नथिंग बट पार्शियली पोलराइज्ड रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, राइट। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसको I इज इक्वल टू थीटा बी से डिनोट किया है, तो कैन वी से दिस इज आल्सो थीटा बी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये अगर थीटा बी है तो ये भी थीटा बी रहेगा। ये एंगल 90 डिग्री रहता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस इज 90 माइनस थीटा बी। ये अगर एंगल 90 माइनस थीटा बी है और ये एंगल 90 है, रिफ्लेक्टेड रे और कंप्लीटली पोलराइज रिफ्लेक्टेड रे और पार्शियल पोलराइज रिफ्रैक्टेड रे, ये इनके बीच का एंगल 90 डिग्री रहता है। ये 90 डिग्री में से ये 90 माइनस थीटा बी माइनस हो गया, तो बचेगा क्या? दिस इज थीटा बी, राइट। ये हो जाएगा थीटा बी, और ये अगर थीटा बी है तो ये क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ वाला एंगल इज नथिंग बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज थीटा आर। तो ये थीटा बी और ये थीटा आर इनके बीच का एंगल कितना हो गया? ये 90 डिग्री। सो फ्रॉम द डायग्राम देयरफॉर थीटा आर प्लस थीटा बी इज नथिंग बट इक्वल्स टू 90 डिग्री है, राइट। आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर, राइट। तो यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। क्या कहता है स्नेल्स लॉ? दैट इज n1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल्स टू n2 इंटू साइन ऑफ आर, मतलब n1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू n2 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये n1 एज इट इज साइन ऑफ आई मतलब क्या है? आई इज इक्वल्स टू थीटा बी, तो थीटा बी लिख दिया, विल बी इक्वल्स टू n2 इंटू साइन ऑफ आर मतलब क्या है? थीटा आर, तो थीटा आर, एंड देयरफॉर n1
into sin theta b इज इक्वल्स टू n2 इंटू साइन ऑफ थीटा आर की वैल्यू क्या रहेगी 90 माइनस थीटा बी, ये थीटा बी को इधर शिफ्ट कर दिया तो दिस बिकम्स 90 माइनस थीटा बी एंड व्हाट इज 90 माइनस थीटा बी इज cos थीटा बी, मतलब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos ऑफ थीटा, तो देयरफॉर ये n1 इंटू साइन ऑफ थीटा बी इज इक्वल्स टू n2 इंटू कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, और cos थीटा इधर n1 को उधर, तो साइन ऑफ थीटा बी डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा बी विल बी इक्वल्स टू n2 बाय n1, तो साइन बाय cos इज tan ऑफ थीटा बी will be equals to n2 by n1, तो एंगल ऑफ ब्रूस्टर्स एंगल थीटा बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इज tan इनवर्स ऑफ n2 by n1. Very easy. So this will ask you again in section C for 3 marks. The most important. एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं. ओके, आवाज आ रहा है सबको? कैन यू हियर मी? शो मी द थंब. यस, कैन यू हियर मी? हाँ अगस्त्य, कोई डाउट है तुमको? Okay, so let's start. Let's continue with the Young's double slit experiment. This is the most important derivation as far as this chapter is concerned. तो यहाँ पे इसके साथ एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप वाली डायग्राम है,
वो डायग्राम अगर आपके पास किताब है तो वो डायग्राम निकाल के रखो, उसी की रे डायग्राम के फॉर्म में हमने यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ठीक है, वहां पे स्लिट्स S1 और S2 की पोजीशन होगी। तो ये है यहाँ पे स्लिट S1 और ये है स्लिट S2। इनके बीच का ये डिस्टेंस हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। आपको प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट मिलेगा, मतलब ये इधर कहीं तो भी, राइट, और यहाँ से रे ऑफ लाइट इधर 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 ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे, राइट। तो वही से लाइट जब इंसिडेंट होगा तो आगे ट्रैवल करेगा, आगे जब वो ट्रैवल करेगा, राइट, आगे जब ये ट्रैवल, उस समय में ये इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे भी रे ऑफ लाइट ट्रैवल होते हुए आएंगे। और जब ये ट्रैवल होते हुए आएंगे, राइट, ट्रैवल होते हुए आएंगे तो ये यहां से यहां पे आएगा और यहां पे आएगा। ठीक है, तो ये दोनों रे ऑफ लाइट का जो डिस्टेंस, ये दोनों जो ट्रैवल कर रहे हैं वो डिस्टेंस, लेट अस से दिस पॉइंट एज O। O इज द मिड पॉइंट, मतलब ये यहाँ पे अगर ये O है तो ये O डैश हो जाएगा। तो S1 से O डैश और S2 से O डैश, ये डिस्टेंस कैसा रहेगा? सेम रहेगा। और ये डिस्टेंस अगर सेम है तो पाथ डिफरेंस क्या रहेगा? 0। और पाथ डिफरेंस अगर 0 मिल रहा है तो ध्यान में रखना वहां पे जो बैंड प्रोड्यूस होती है, दैट बैंड नथिंग बट द सेंट्रल ब्राइट बैंड। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द सेंट्रल ब्राइट बैंड। और सेंट्रल ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगी, इसकी विड्थ भी सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, विड्थ मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे नो डाउट पाथ डिफरेंस 0 मिलने की वजह से हमें सेंट्रल ब्राइट बैंड मिलेगी। तो फिर कोई एक और दूसरा पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, तो वो दूसरा पॉइंट कौन सा रहेगा? तो लेट अस से इधर कहीं तो भी हमने एक आधा पॉइंट ले लिया, लेट अस से दिस पॉइंट एज P। इस P पॉइंट पे S1 से P पॉइंट पे S1 से भी रे ऑफ लाइट ट्रेवल करते हुए आएगा और S2 से भी रे ऑफ लाइट ट्रेवल करते हुए आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस S1P और S2P इसमें से कौन बड़ा दिखाई दे रहा है? S2P बड़ा दिखाई दे रहा है। तो करेंगे क्या, S1 से एक परपेंडिकुलर, ये जो बड़े मतलब जो छोटा डिस्टेंस है वहां से बड़े वाले डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। तो मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। जैसे ही हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, जैसे ही हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये मान के चलते दिस इज ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ठीक है, और ये जहां पे परपेंडिकुलर प्लॉट हुआ वो हो गया C। तो ये जो B से C वाला जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये हो गया डिफरेंस बिटवीन S1P एंड S2P, जिसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? पाथ डिफरेंस। द एंगल, ये जो एंगल रहेगा, दिस एंगल इज नथिंग बट थीटा। इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस इज आल्सो थीटा, राइट। और ये अगर थीटा है तो ये जो एंगल रहेगा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, है ना। ये थीटा, राइट, ये अगर थीटा है तो ये वाला जो एंगल रहेगा ये भी थीटा ही रहेगा। और ये अगर थीटा है तो ये यहां से पाथ डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं BC, यस और नो, है ना। ये अगर थीटा है तो ये पाथ डिफरेंस हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? थीटा की ये जैसे अपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, वैसे ही हमें एक क्या कहते हैं, व्हाट विल वी कैन से, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। ये थीटा क्यों हुआ समझ में आए? ये थीटा है तो यहाँ पे ये एंगल जो है ये 90 डिग्री रहता है।
ये 90 मतलब ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और फिर सॉरी ये ब्लू से यहाँ तक कि ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये अगर 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस ये वाला एंगल 90 रहेगा। इस 90 में से ये 90 माइनस थीटा हट गया तो बचेगा क्या, थीटा। तो ध्यान में रखने की कोशिश करो। चलो ये थीटा हो गया, इसकी थीटा की अपोजिट साइड बीसी, बीसी और हाइपोटेनस क्या, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री की अपोजिट इज हाइपोटेनस दैट इज एबी, और एबी की वैल्यू क्या होती है, डी। तो पाथ डिफरेंस मिल जाएगा हमें, है ना। तो अब ये पॉइंट P जो है ये डार्क पॉइंट रहेगा या ब्राइट पॉइंट रहेगा। डार्क पॉइंट मतलब डार्क बैंड या डार्क फ्रिंज रहेगी, या और ब्राइट पॉइंट ब्राइट बैंड या ब्राइट फ्रिंज रहेगी, ये हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। उसके लिए वो डिपेंड करता है ये पाथ डिफरेंस के ऊपर। तो पाथ डिफरेंस क्या रहेगा इसका, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का यूज अगर करते हैं तो इन ट्रायंगल ABC एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री है, राइट। सो अगर हमने थीटा है अपोजिट साइड फाइंड आउट करना है तो साइन थीटा अगर अप्लाई कर दिया तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज BC अपोजिट साइड अपॉन AB, राइट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू BC मतलब पाथ डिफरेंस, तो BC अपॉन AB मतलब D है, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इंटू साइन ऑफ थीटा। ये हो जाएगा इसका पाथ डिफरेंस विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा L एज वेल। वैसे यहाँ पे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P करके फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। फिर उसके लिए क्या किया, S1 से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ड्रॉप कर दिया तो ये हो जाएगा S1 डैश, और S2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ये हो जाएगा S2 डैश। और अब जैसे ही ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो दो ट्रायंगल्स मिलेंगे, एक है P S1 डैश, दूसरा है P S2 डैश। इन दोनों ट्रायंगल से हमें S2P और S1P पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके मिल जाएगा, राइट। सो ऑल्सो ये पाथ डिफरेंस which is equals to BC which is equals to delta L will be nothing but equals to S2P minus S1P। बड़े वाले डिस्टेंस में से छोटे वाले डिस्टेंस को सबट्रैक्ट कर दो तो S2P माइनस S1P हो जाएगा। अब ये S2P माइनस S1P फाइंड आउट करने के लिए पहले हम कोई भी एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, वहां से हम फाइंड आउट करते हैं। मैं एक P S1 डैश इस ट्रायंगल को कंसीडर करता हूं, तो इन ट्रायंगल S1 डैश पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो S1P स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर, हाइपोटेनियस है तो साइड हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर, दैट इज S1 डैश होल स्क्वायर प्लस PS1 डैश, तो इट इज PS1 डैश उसका स्क्वायर। अब ये S1 डैश क्या है, कैपिटल D, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, राइट। तो उसके जगह पे देयरफॉर S1P स्क्वायर इज इक्वल्स टू D स्क्वायर प्लस PS1 डैश। अब PS1 डैश क्या रहेगा, तो सेंट्रल ब्राइट बैंड से ये पॉइंट P तक का ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट डिनोटेड बाय Y, राइट। और S1 S2 अगर D है तो S1 डैश ये भी D ही रहेगा, ये हो जाएगा D। और इसका आधा मतलब O से अगर हम मेजर करते हैं तो ये हो जाएगा D/2 और ये भी हो जाएगा D/2। तो हमें क्या चाहिए अभी, PS1 डैश। तो PS1 डैश अगर फाइंड आउट करना है तो PO डैश से S1 डैश O डैश अगर माइनस कर देंगे तो PS1 डैश मिल जाएगा। मतलब Y में से ये D/2 अगर हटा देंगे तो ये PS1 डैश मिल जाएगा। मतलब दिस बिकम्स Y माइनस D/2। PS1 डैश की वैल्यू हो जाएगी Y माइनस D/2 इसका स्क्वायर। A माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई कर दो तो D स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू डी बाय 2 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, राइट। और इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं अभी, तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट लेफ्ट इज देयरफॉर S1P स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ये क्या बचा, 2 कैंसिल होके वाई डी बचा, तो माइनस वाई डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4। तो ये हो गया S1P स्क्वायर। हमें S1P स्क्वायर नहीं चाहिए, S2 माइनस S2P माइनस S1P चाहिए, तो इसका स्क्वायर रूट अभी नहीं लेंगे, ऐसा स्क्वायर रूट वगैरह नहीं लेते बैठना, कैलकुल कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। सो सिमिलरली करके S2P लिखेंगे। अब S2P स्क्वायर फाइंड आउट नहीं करते बैठना, क्या करना, इसीलिए पहले S1P स्क्वायर ही फाइंड आउट करना, ठीक है। यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा इधर माइनस साइन है, सिमिलरली करके S2P स्क्वायर की वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हैं। S2P स्क्वायर ये बन जाएगा डी स्क्वायर के जगह पे डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के जगह पे इधर कर दो प्लस वाई डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4। हो गया, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या चाहिए, S2P स्क्वायर माइनस S1P मतलब S2P माइनस S1P, तो बस S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, ये अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ये S2P स्क्वायर है, वो लिख दो पहले, दैट इज डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस S1P स्क्वायर। तो ये पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो माइनस इंटू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस इंटू प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस इंटू माइनस वाई डी प्लस वाई डी एंड माइनस इंटू प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस डी स्क्वायर बाय 4। कुछ कैंसिल वगैरह होगा, ये प्लस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 4 डी स्क्वायर बाय 4 कैंसिल, तो देयरफॉर अब ये S2P माइनस S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो इट इज S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P, ये हो जाएगा, विल बी इक्वल टू वाई डी प्लस वाई डी 2 टाइम्स वाई डी, और हमें चाहिए सिर्फ S2P माइनस S1P विच इज इक्वल टू डेल्टा L, दैट इज पाथ डिफरेंस। तो ये S2P और प्लस S1P नीचे चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 2YD डिवाइडेड बाय S1P प्लस S2P, और S1P और S2P ये क्या है यहाँ पे, दिस डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली, ये S1P है तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ये डिस्टेंस हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट P को बहुत ऊपर ले लिया, लेकिन इतना ऊपर रहेगा नहीं, ये बहुत पास रहेगा, तो ये अप्रोक्सीमेशन में ये भी कैपिटल D रहेगा और ये भी कैपिटल D ही रहेगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन रखेंगे कहाँ पे, सेकंड मतलब आउटपुट साइड मतलब राइट हैंड साइड में, यहाँ पे इधर नहीं, ठीक है। तो देयरफॉर ये डेल्टा एल की वैल्यू, पाथ डिफरेंस की वैल्यू आ गई 2 इंटू वाई इंटू डी बाय कैपिटल डी प्लस कैपिटल डी, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 2YD बाय 2D, तो डेल्टा एल आ गया 2 कैंसिल होके y इंटू डी बाय कैपिटल डी। I call this as equation number 3. ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो गए। अब क्या करेंगे, अब हमें लगेगी
कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट बैंड मतलब ब्राइट फ्रिंज एज वेल एज कंडीशन फॉर डार्क बैंड एज वेल एज डार्क फ्रिंज। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो नाउ पहला है कंडीशन फॉर, या आप लोग पहले भी लिख सकते हैं, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, राइट? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस that is bright band or bright fringe। क्या कहती है कंडीशन? that path difference को हम डेल्टा एल से डिनोट करते हैं। दिस डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस एन टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट, दैट इज प्लस माइनस एन लैम्बडा। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 4, right? And second is condition for destructive interference, मतलब ही डार्क बैंड या डार्क फ्रिंज। तो ये होती है कंडीशन दैट पाथ डिफरेंस डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस एन माइनस 1/2 टाइम्स लैम्बडा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। हो गया। इतना अगर लिख दिया तो ये डेल्टा एल और ये डेल्टा एल इनको इक्वेट कर दो, ये डेल्टा एल और ये डेल्टा एल इनको इक्वेट कर दो, आपको वाई एन डी और वाई एन बी ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सबकी सेम है तीनों इक्वेशन में, तो इक्वेटिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन मतलब इक्वेटिंग इक्वेशंस 3 and 4, 3 और 4 इसको इक्वेट अगर करते हैं तो वाई डी बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू लैम्बडा। यहाँ से ये ब्राइट फ्रिंज के लिए तो ये y के जगह पे वाई एन बी लिखता हूँ और ये कैपिटल डी और स्मॉल डी इधर शिफ्ट करता हूँ, तो दिस इज प्लस माइनस एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो दिस इज द डिस्टेंस, मतलब अगर ये n प्लस माइनस एन लैम्बडा बाई प्लस माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस माइनस? दैट द ब्राइट बैंड जो है ये सेंट्रल ब्राइट बैंड से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिल सकती है। सेम फॉर डार्क बैंड, अल्टरनेटली मिलेंगी, राइट? और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब पॉइंट P जो है ये ब्राइट पॉइंट है। ठीक है, और अगर नहीं तो फिर डार्क बैंड के लिए भी कंडीशन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो डार्क बैंड की कंडीशन क्या होगी? उसके लिए इक्वेशन 3 को 5 के साथ इक्वेट करो एंड इक्वेटिंग इक्वेशंस 3 and 5, तो व्हाट विल गेट? वो हो जाएगा y इंटू स्मॉल डी बाय कैपिटल डी है और ये इसकी राइट हैंड साइड इज प्लस माइनस एन माइनस 1/2 टाइम्स लैम्बडा, राइट? तो ये डार्क बैंड के लिए है तो ये हो जाएगा वाई एन डी, nth डार्क बैंड, द डिस्टेंस, द पोजीशन ऑफ द nth डार्क बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड ही मेजर करते हैं। तो वाई एन डी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एन माइनस 1/2, ये एन माइनस के जगह पे प्लस भी यूज कर सकते हैं। तो n माइनस 1/2 टाइम्स लैम्बडा
कैपिटल डी ऊपर जाएगा, स्मॉल डी नीचे आएगा, तो दिस इज y एंड डी। ठीक है, और अगर हमने बैंडविड्थ फाइंड आउट करनी है तो बैंडविड्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे? देयरफॉर द बैंडविड्थ इज बीटा से या W से डिनोट करते हैं हम। बैंडविड्थ अगर फाइंड आउट तो क्या होती है बैंडविड्थ? दो सक्सेसिव ब्राइट बैंड या दो सक्सेसिव डार्क बैंड, इनके बीच का डिस्टेंस। ब्राइट बैंड कंसीडर करने का ये वाला, उसके बीच का डिस्टेंस हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दो सक्सेसिव बैंडविड्थ इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क और ब्राइट बैंड्स। तो क्या करेंगे, हमारे पास ब्राइट बैंड है तो ये n के जगह पे 1 और 2 रख के लिख सकते हैं। 2 रखेंगे तो 2 वाली ज्यादा आएगी, मतलब 2 लैम्बडा डी बाई डी, ये बड़ा रहेगा, 1 लैम्बडा डी बाई डी छोटा रहेगा। तो W और बीटा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाय, ये इसको मैं लिखता हूं y2d, n के जगह पे 2 रख दिया तो y2b, तो y2b माइनस y1b। तो इधर भी राइट हैंड साइड में भी 2, n के जगह पे 2 रख देंगे तो इट इज लैम्बडा 2 इंटू लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी माइनस 1 इंटू लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब 2 लैम्बडा डी बाई डी माइनस 1 लैम्बडा डी बाई डी क्या आएगा? लैम्बडा डी बाय डी। दिस इज W और बीटा। ये हो गई इसकी बैंडविड्थ। 4 मार्क, सेक्शन डी। नेक्स्ट है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, दो सिग्नल्स हमें यहाँ पे कंसीडर करने पड़ेंगे और वो दोनों सिग्नल्स we will consider with the same amplitude but with certain phase difference। ठीक है, तो पहला ले लेते हैं E1 will be equals to, इसका एम्पलीट्यूड है E0 मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी, और दूसरा सिग्नल है से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड E2 ले लेते हैं, एम्पलीट्यूड दोनों सिग्नल का सेम तो E0 इनटू फेज डिफरेंस से लिखेंगे तो ओमेगा टी प्लस फाई। तो फेज डिफरेंस हमने ले लिया दोनों सिग्नल का फाई, ये ओमेगा टी प्लस फाई, ये दूसरा फेज हो गया, ये पहला फेज हो गया ओमेगा टी। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ओमेगा टी प्लस फाई माइनस ओमेगा टी कैंसिल, फेज डिफरेंस बचेगा फाई दोनों सिग्नल्स के बीच का, राइट। तो देयरफॉर बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दोनों को ऐड कर दो, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस में वाईडीएससी में क्या हुआ, सारे सिग्नल्स एक दूसरे के साथ मिक्स ही होते हैं ना, इंटरफेरेंस बोलो या डिफ्रैक्शन बोलो, इसमें मिक्सिंग ही हो रही है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देने का। क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड E इज नथिंग बट इक्वल्स टू E1 प्लस E2। तो E इज इक्वल्स टू E1 की वैल्यू क्या है, E0 साइन ओमेगा टी प्लस E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई टीज, राइट। E0 कॉमन निकल जाएगा, E0 टेकन आउटसाइड, ब्रैकेट में बचा साइन A प्लस साइन B, दैट इज ओमेगा टी प्लस फाई, और साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला इज 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। तो 2 को बाहर निकाल लिया तो 2E0 इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू, ए इज ओमेगा टी प्लस बी इज ओमेगा टी प्लस फाई डिवाइडेड बाय
टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू। तो ए इज ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव डिवाइडेड बाय टू इट इज राइट। तो इधर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देख लेते हैं। ये ओमेगा टी इधर कैंसिल, इधर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो देयरफॉर ई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2E0। देखो दोनों की दोनों साइनोसॉइडल सिग्नल ली है, तो एडिशन होने के बाद रिजल्टेंट सिग्नल भी कैसी होनी चाहिए, साइनोसॉइडल। तो कोसाइन वाली टर्म पहले लिख देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा 2E0 इंटू ये क्या बचा इधर, कॉस ऑफ माइनस फाइव बाई टू। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, मतलब कॉस ऑफ माइनस फाइव बाई टू बिकम्स कॉस फाइव बाई टू। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ फाइव बाई टू मल्टीप्लाइड बाय इधर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी टू ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू। ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी टू ओमेगा टी, ये टू को सेपरेट कर दिया, तो टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टू, टू टू कैंसल, ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू यहां पे भी आ गया। हो गया, दो साइनोसॉइडल सिग्नल्स को ऐड कर दिया तो दोनों का रिजल्टेंट सिग्नल भी हमें ये टाइम डिपेंडेंट है। तो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन देखो कौन सा बचा, साइन। इधर टाइम डिपेंडेंसी आई है क्या, स्मॉल टी आया क्या, नहीं आया, मतलब ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड का पार्ट। और इस एम्पलीट्यूड को अगर मैंने ब्रैकेट में डाल दिया तो अगर हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं तो क्या मिलेगी इंटेंसिटी, देयरफॉर द इंटेंसिटी इज I विच इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, राइट। तो ये E1 के जगह पे या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की ले लेते हैं इसको। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अगर ले लिया तो I विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड क्या है, 2E0 इंटू कॉस ऑफ 5/2 इसका स्क्वायर। और इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो I इज इक्वल टू 4 टाइम्स E0 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 5/2, राइट। अब इंटेंसिटी मैक्सिमम कहां पे रहेगी और मिनिमम कहां पे रहेगी वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर मान के चलते हैं फाइव की वैल्यू, देखो अगर किसी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही डिसाइड करेगा उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। जैसे कि कॉस ऑफ, अगर हमने यहाँ पे 180 ले लिया, फाइव की वैल्यू 180 ले ली, तो 0 to 180 वैसे भी वैरी होती है। तो 180 अगर ले लिया तो 180/2 क्या होगा, 90। एंड व्हाट इज cos 90, 0। cos स्क्वायर 90, 0। 0 into 4 स्क्वायर 0। तो आई मीन देयरफॉर आई मीन क्या मिलेगी हमें, 0 व्हेन फाइ इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। और वही अगर हमने फाइ की वैल्यू 0 पुटअप कर दी तो क्या आएगा, 0/2 0, cos 0 1, उसका स्क्वायर 1, 1 into 4 इज E0 स्क्वायर। तो I मैक्स हमें मिल जाएगा दैट इज 4E0 स्क्वायर। ये कब, व्हेन फाइ इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहां से कहां वैरी हो रही है। अब ये E0 स्क्वायर मतलब I0, दैट इज I max इज इक्वल टू 4 टाइम्स I0। तो मिनिमम आ गई 0, मैक्सिमम आ गई 4 टाइम्स I0। तो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कहां से कहां वेरी हो रही है, इट विल बी वेराइंग फ्रॉम 0 to 4 टाइम्स I0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है लॉयड्स मिरर। अब ये डायग्राम सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरीके से ये 2 मार्क के लिए सेक्शन बी में आ सकती है, तो थोड़ी सी लॉजिकली डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन करना है आपको, उसकी तरफ ध्यान दो। यहाँ पे क्या किया, एक रिफ्लेक्टिंग, ऑब्वियसली मिरर बोला है तो मिरर कैसा रहता है, रिफ्लेक्टिंग मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है। तो यहाँ पे मैंने ये मिरर ड्रॉ कर दिया। ये है स्क्रीन जिसके ऊपर हमें अल्टरनेट ब्राइट डार्क और ब्राइट बैंड्स मिलते जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना सबसे पहले हमारे पास एक ही सोर्स रहेगा, और वो एक सोर्स मतलब मैंने यहाँ पे ले लिया, लेट अस से इट इज दिस, इसको हम रियल सोर्स कहते हैं। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करते समय इसके रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को एक्सटेंड कर दिया तो हमें मिलता है वर्चुअल सोर्स, सेकेंड सोर्स। ठीक है, तो यहां पे वो बाद में मिलेगा, उसको पहले ही ड्रॉ कर दो। कहां पे ड्रॉ करेंगे उसको पहले, एग्जैक्टली उसके नीचे ड्रॉ करके रख दो थोड़ा सा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड ये यहाँ पे अगर लाइट इंसिडेंट हुआ तो इधर से इधर रिफ्लेक्ट होगा, है ना, और ये इसको रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को एक्सटेंड करेंगे तो ये पीछे आएगा, इसलिए उसको पहले ही ड्रॉ कर दो। मैंने यहाँ पे उसको ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया वर्चुअल सोर्स। अब क्या करेंगे, वर्चुअल सोर्स से पहले लाइट को इस स्क्रीन के ऊपर लेके जाओ। ठीक है, तो ये मैंने यहां से लिया वर्चुअल सोर्स पे, इधर एक रे ऑफ लाइट लेके गया, फिर यहां से इधर एक लेके गया, और फिर यहां से इधर एक ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके इंसिडेंट वाले पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो, मतलब ये इंटरसेक्टिंग मिरर के साथ इंटरसेक्ट होने वाले, ये एक है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। क्या करेंगे, सॉरी ये तीसरा यहां पे है, इन तीनों पॉइंट्स को रियल सोर्स के साथ ज्वाइन कर दो। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, ब्लू कलर ले लेता हूं। यहां से ये जाएगा यहाँ पे, यहां से ये जाएगा यहाँ पे, यहां से ये जाएगा यहाँ पे। हो गया, मतलब ये हुआ क्या, ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे आया, इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट, तो ये इधर से इधर इंसिडेंट हुआ, इधर से इधर रिफ्लेक्ट हो गया, ये यहाँ पे इंसिडेंट होके इधर रिफ्लेक्ट हो गया, ये यहाँ से इंसिडेंट होके इधर रिफ्लेक्ट हो गया। तो दीज आर नथिंग बट द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो ये पीछे एक्सटेंड करने के बाद इस पॉइंट पे इनका इंटरसेक्शन होगा, सुपरपोजिशन होगा, और जिसके वजह से हमें ये वाला एक सोर्स ऑफ लाइट मिलता है, जो कि जिसकी क्या कहते हैं, जो कि कोहेरेंट सोर्स रहेगा, है ना। दिस इज नथिंग बट द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, राइट। तो ये कोहेरेंट सोर्सेस मतलब क्या, जिसका फेज सेम रहेगा, मतलब इस सोर्स ऑफ लाइट से निकलने वाले लाइट रे का जो फेज रहेगा वही यहाँ का रे ऑफ लाइट रे का फेज रहेगा, मतलब फेज डिफरेंस दोनों का 0 रहेगा, तो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट बनेंगे। तो ये इस तरीके से आपको डायग्राम को ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ पे अल्टरनेटली ब्राइट और डार्क बैंड्स शो कर दो। ब्राइट और डार्क बैंड्स के लिए मैं ब्राइट बैंड के लिए येलो कलर यूज कर लेता हूं, तो ये हो गई ब्राइट बैंड। अल्टरनेटली ब्राइट बैंड को हाईलाइट कर दो, और बीच में ब्लैक कलर से दिखाई दे रहे हैं, दैट इज ऑब्वियसली डार्क बैंड, राइट। तो ये हो गया, दिस इज ब्राइट बैंड एंड दिस इज
a dark band will be obviously produced on the screen. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म. ये भी मैनिपुलेट करके ही ड्रॉ करने का. इसको भी कैसे, दो सोर्सेस तैयार होने वाले. दो सोर्सेस कहां पे तैयार होंगे, एक सोर्स तैयार होगा यहां पे इस जगह पे, तो दिस इज S1 और दूसरा होगा ये S2. लेकिन ये प्रोड्यूस किसके वजह से होगा, ये सेंट्रल सोर्स ऑफ लाइट के वजह से. इसको हम S ले लेते हैं. यहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होंगे ये फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के ऊपर. दिस इज अ फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म और ये है स्क्रीन. इस स्क्रीन के ऊपर जाके वो इंसिडेंट होंगे. ड्रॉ कैसे करेंगे उसके तरफ ध्यान दो. ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से अभी जैसे किया. यहां से सीधी एक रे ऑफ लाइट इधर ड्रॉ कर दो, एक इधर ड्रॉ कर दो, एक स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा ड्रॉ कर दो, एक थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर दो, और एक ड्रॉ करना है तो और एक ड्रॉ कर दो नीचे के साइड में. चार रे ऑफ लाइट मैंने यहां से शो कर दिए. बिल्कुल चार ऐसे ही इधर से नीचे वाले S2 से शो कर दो. एक गया इधर, एक स्ट्रेट लाइन में गया, एक इधर गया और एक इधर आ गया. हमें ये ऐसे नहीं मिल रहे है ना. एक्चुअली ये रे ऑफ लाइट कहां से आ रहे हैं, S से आ रहे हैं. तो S वाले ड्रॉ कर दो. अभी S वाले कैसे रहेंगे, उसको मैं ग्रीन कलर से शो करता हूं. तो अब ये इंसिडेंट वाले पॉइंट ढूंढ लेना. ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है. इधर ये और ये S से उन सबको ज्वाइन कर दो बिल्कुल इसी तरीके से. यहां से इधर गया, यहां से इधर गया, यहां से इधर गया, यहां से इधर आया, ये यहां से इधर आया, ये इधर, ये इधर, ये इधर. राइट, इनकी डायरेक्शन शो कर दो. ये एक्चुअल में यहां से इधर जा रहा है, इधर से इधर जाके इधर रिफ्लेक्ट हो गया, सॉरी रिफ्रैक्ट हो गया. ये इधर इंसिडेंट हुआ, यहां से इधर रिफ्रैक्ट हुआ, ये वाला इधर रिफ्रैक्ट हुआ, ये वाला इधर इंसिडेंट होके इधर रिफ्रैक्ट हुआ. सेम ऐसे ही यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया. और यहाँ पे एक रीजन तैयार होता है जिसको हम सुपरपोजिशन रीजन कहते हैं. तो उस सुपरपोजिशन रीजन को यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ. तो दिस इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन रीजन. तो ये डायग्राम भी आपको इसी तरीके से ड्रॉ करनी है. ये अगर आप टेक्निकली मतलब पहले ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ड्रॉ करते हुए ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो डायग्राम तो बनेगी, लेकिन इट विल टेक मच टाइम और हो सकता है वो गलत भी हो जाए. और गलत अगर एक बार हो गई तो उसको बार बार सुधारना, उससे अच्छा वो काटना पड़ेगा. तो अननेसेसरली आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा. बेटर ऑप्शन इज दिस, मैनिपुलेटेड डायग्राम ड्रॉ करना. ठीक है, फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रैक्शन यूजिंग सिंगल स्लिट एट अ सिंगल स्लिट. तो यहां पे क्या होता है, अगर आपके पास जस्ट अ मिनट,
आपके पास अगर डायग्राम है तो उस डायग्राम को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। इसके पहले एक लेंस होगी, कॉन्वेक्स लेंस, बिल्कुल इसी के समान, राइट। वहां से रे ऑफ लाइट ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं, ये स्लिट की पोजीशन है ना। सिंगल स्लिट अगर बोला गया है तो सिंगल स्लिट ड्रॉ कर देते हैं। तो ये सिंगल स्लिट जो है वो यहां से यहां तक के, तो ये ए बी इज नथिंग बट द सिंगल स्लिट जिसका डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं स्मॉल डी। वहां पे था, यहाँ पे इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये स्मॉल ए हो गया, तो यहां से रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट होते हैं, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट ए, राइट। अब यहां से रे ऑफ लाइट जो है वो आगे ट्रेवल करेंगे। कैसे? पहले मैं नॉन डिफ्रैक्टेड रेज ड्रॉ करता हूं। ये गया यहां से इधर इस पॉइंट पे, फिर ये बहुत सारे छोटे छोटे होल्स रहते हैं सिंगल स्लिट में, तो एक और यहाँ पे मैंने सेंटर में ड्रॉ कर दिया और यहाँ से एक और ड्रॉ कर दिया, राइट। अब ये रे ऑफ लाइट यहाँ से, ये वाला जो है ये पोल पे, लेंस के पोल पे इंसिडेंट होता है। लेंस के पोल पे जो इंसिडेंट हुआ वो सीधा ट्रेवल करेगा इधर स्क्रीन के तरफ विदाउट डेविएशन, ठीक है। यहाँ पे जो होगा वो भी उसी पॉइंट पे शो करने का, और यहाँ का भी ये इसी पॉइंट पे शो करने का, ठीक है। तो ये हो गया सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस ऑफ एन नंबर ऑफ रेज। ये यहाँ पे पेयर तैयार होती है, रिफ्रैक्टेड डिफ्रैक्टेड रे की और नॉन डिफ्रैक्टेड रे की। तो ये नॉन डिफ्रैक्टेड रे की वजह से हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, दैट इज से P0 विच इज नथिंग बट which will form the central bright band, CBB stands for central bright band, या central bright point, जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगी। फिर डिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट ड्रॉ कर दो। डिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट कैसे ड्रॉ करेंगे? ये यहां से इक्विडिस्टेंट इक्वल एंगल्स पे शो कर दो इनको, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट पोलर पॉइंट रहेगा, मतलब पोल पॉइंट ही रहेगा लेंस का। तो ये इधर से जब वो रिफ्रैक्ट होंगे तो इट विल गेट रिफ्रैक्टेड इन दिस वे। हल्का सा चेंज इन डायरेक्शन आप लोग शो कर सकते हो। तो ये हो गया इधर, यहां से ये उसी पॉइंट पे जाएगा, इसका इंटरफेरेंस हो गया, और यहां से ये उसी पॉइंट पे जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द रिफ्रैक्शन ऑफ डिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट विच विल मेक एन एंगल ऑफ थीटा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही रहेगा और ये भी थीटा ही रहेगा। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट पोजिशन एंड द स्क्रीन पोजिशन is denoted by capital D, ठीक है। ये है कैपिटल D। और ये जो डिस्टेंस है, लेट अस से दिस पॉइंट एज P, तो ये P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट पॉइंट दैट इज P0 इज डिनोटेड बाय Y, है ना। तो वापस से पाथ डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे पाथ डिफरेंस? ये AP ये छोटा है BP के कंपैरिजन में, तो छोटे वाले से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो यहाँ पे, तो ये पॉइंट C ले लेते हैं। तो BC ये हो गया आपका पाथ डिफरेंस, और वो पाथ डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लो।
क्या आएगी? So therefore from the diagram path difference is nothing but BC, है ना, BC is path difference, तो BC is equal to क्या आएगा? अपोजिट साइड है तो साइन थीटा अप्लाई कर देते हैं, BC is ट्रायंगल कंसीडर कर दो ABC, तो इन ट्रायंगल ABC ये अगर एंगल थीटा है तो बिल्कुल ये भी एंगल थीटा ही रहेगा, जब भी बताया था ये एंगल 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो 90 माइनस और 90 माइनस थीटा दैट इज आल्सो थीटा। सो साइन ऑफ थीटा अगर आपने अप्लाई कर दिया तो इट इज पाथ डिफरेंस दैट इज अपोजिट साइड BC डिवाइडेड बाय AB, तो देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू AB इनटू साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, राइट, एंड देयरफॉर पाथ डिफरेंस BC इज इक्वल टू AB को A से डिनोट किया है तो दिस इज A इंटू साइन ऑफ थीटा। अब ये जो एंगल रहता है दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, और ये एंगल अगर बहुत छोटा है तो फॉर स्मॉल एंगल्स दिस साइन ऑफ थीटा इन डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इन रेडियन, ये होता है, ठीक है। साइन मतलब क्या? साइन ऑफ 5 डिग्री अगर आप लेंगे तो साइन 5 डिग्री और 5 रेडियन इसकी वैल्यू सेम मिलेगी। साइन 7 डिग्री लेंगे तो साइन 7 डिग्री और 7 रेडियन इसकी वैल्यू भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगी, इसीलिए वो वैसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये अगर थीटा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? तो दिस इक्वेशन बिकम्स पाथ डिफरेंस BC विल बी इक्वल्स टू A इंटू थीटा हो जाएगा। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये है पाथ डिफरेंस PD। अब पाथ डिफरेंस मतलब अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन लिख दो। अब ये एक पॉइंट आपको थोड़ा सा लॉजिकली ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या? तो YDAC में जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है वो डिफ्रैक्शन में डिस्ट्रक्टिव की हो जाती है और इधर डिस्ट्रक्टिव में आ जाती है। मतलब क्या? कंडीशन फॉर मैक्सिमा अगर हम लिखते हैं, मैक्सिमा मतलब ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो पाथ डिफरेंस दैट इज BC, है ना, पाथ डिफरेंस यहाँ पे क्या था? BC इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? मैक्सिमम उधर क्या था कंस्ट्रक्टिव में n प्लस सॉरी प्लस माइनस n लैम्डा, तो और डिस्ट्रक्टिव में प्लस माइनस n माइनस 1/2 टाइम्स लैम्डा, तो वो डिस्ट्रक्टिव मैक्सिमम है। बस प्लस के साथ अगर हम लिखते हैं तो इट इज प्लस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहाँ पे हम n प्लस 1/2 टाइम्स लैम्डा ये लिखते हैं, राइट। और BC की वैल्यू क्या है? इज A इंटू थीटा, तो A इंटू थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट? प्लस माइनस n प्लस 1/2 टाइम्स लैम्डा। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कंडीशन फॉर मिनिमा, मिनिमा मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ही डार्क बैंड मतलब ही डार्क फ्रिंज, तो ये वैल्यू क्या आएगी? PD that is path difference which is nothing but here BC which is equals to plus minus n into lambda, और BC की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 से? A into थीटा, तो ये A into थीटा will be equals to plus minus n into lambda हो जाएगा। अब यहां से थीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायग्राम से,
but from the diagram क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू, ये थीटा है, इस थीटा की अपोजिट साइड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर्क लेंथ, मतलब ये आर्क लेंथ हो जाएगा P से P0 विच इज y, इट इज अपोजिट साइड, डिवाइडेड बाय रेडियस, इसको घुमा देंगे तो रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक के, मतलब दिस इज A से P0 और वो हो जाती है कैपिटल D, मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इट बिकम्स y बाय d, तो डायग्राम से ये वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू y बाय d, 2 और 3 में पुटअप कर दो, so putting equation 4 into, तो what will get, a into theta will be equals to, ये मैक्सिमा के लिए है मतलब ब्राइट बैंड, ठीक है, a into theta will be equals to प्लस माइनस, सॉरी थीटा की जगह पे वैल्यू रखेंगे ये वाली, तो a into थीटा है, थीटा की जगह पे y by d, तो y by d is equals to प्लस माइनस n प्लस 1/2 टाइम्स लैम्बडा इट इज, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये हो गया y by d और a into थीटा इज प्लस माइनस n लैम्बडा, राइट। तो यहाँ पे a साइन ऑफ थीटा या a into थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n प्लस 1/2, राइट। थीटा इज इक्वल्स टू y by d इज ओके, राइट, n प्लस 1/2, अगर हमने y रख दिया तो y and d यहाँ से हमें मिल जाएगा, यस, y and d और y and b, तो ये थीटा की वैल्यू y by d यहाँ पे रख दी, तो देयरफॉर ये हमने इक्वेशन 2 में रखा है, इक्वेशन 2 मतलब क्या है, मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब ब्राइट बैंड, तो y n b हो जाएगा ये, तो nth ब्राइट बैंड पोजीशन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, राइट, विल बी इक्वल्स टू, ये कैपिटल डी ऊपर जाएगा, a नीचे आएगा, तो दिस बिकम्स प्लस माइनस n by 2 टाइम्स लैम्बडा कैपिटल D by स्मॉल a, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5, ये आ गई इसकी ब्राइट बैंड की कंडी पोजीशन, एंड पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 में, मिनिमा की कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 3 में, व्हाट विल गेट, a इंटू, वापस से थीटा की वैल्यू y बाई डी रखेंगे, तो y बाय डी विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n लैम्बडा,
तो प्लस माइनस ये वाई एन मिनिमा के लिए पुटअप कर रहे हैं तो वाई एन डी हो जाएगा ये, तो वाई एन डी विल बी इक्वल टू कैपिटल डी ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए, तो दिस इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ nth डार्क बैंड। ठीक है, और यहाँ से सेंट्रल ब्राइट बैंड की विड्थ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द सेंट्रल ब्राइट बैंड? ऑल्सो द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड is WCBB is equals to 2 times Y1D, है ना, पोजीशन या विड्थ ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड रहती है, राइट, और फर्स्ट डार्क बैंड की ये क्या कहेंगे Y1D, तो WCBB is equals to 2 times Y1D, ये n के जगह पे 1 कर दो तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू लैम्बडा डी बाई ए इज लैम्बडा डी बाई ए, तो 2 टाइम्स लैम्बडा डी बाय ए, ये हो जाएगी सेंट्रल ब्राइट बैंड की विड्थ। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट हियर डिफ्रैक्शन। अब एक माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इसका छोटा सा कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किस तरीके से वो पाथ डिफरेंस 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा या थीटा वगैरह आता है, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, उसी पाथ डिफरेंस का यूज करके हम रिजॉल्विंग पावर ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स का यूज कर सकते हैं। तो ये एक्सप्लेन करता हूँ, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, यू विल गेट दैट कंसेप्ट, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, एक लेंस ले ली, कॉन्वेक्स लेंस, दो ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन ले ली, एक है ओ डैश और एक है ओ, और इमेज की डिस्टेंस, इमेज ले लिया आई और आई डैश, इनके बीच का डिस्टेंस ए रहता है ना, ऑब्जेक्ट के बीच का ये जो डिस्टेंस रहता है दिस इज नथिंग बट ए। तो पहले क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट से लेंस के ऊपर रे ऑफ लाइट को ड्रॉ करो, मतलब इंसिडेंट करेंगे। तो ये ओ डैश से एक रे ऑफ लाइट ए पे गया और वो यहां से रिफ्रैक्ट होके कहां पे जाएगा, ओ डैश से ये जाएगा आई डैश तक के। ठीक है, सिमिलरली ओ डैश से बी तक के भी जाएगा और फिर वो बी से रिफ्रैक्ट होके आई डैश की तरफ जाएगा। ठीक है, एंड ओ से ए पे भेज दो, ओ से बी पे भी भेज दो, और ये रिफ्रैक्ट होके किधर जाएगा, आई के पास। तो यहां पे ये दो इमेजेस तैयार होगी। ठीक है, मतलब ओ डैश से ए तक के गया, वो आई के तरफ जाएगा, ओ डैश सॉरी आई डैश तक के, ओ डैश से बी तक के, उसको भी आई डैश तक के भेज दो, राइट। और फिर ओ से ए तो वो जाएगा आई के तरफ, ओ से बी वो भी जाएगा आई के ऊपर, राइट। और ये इनका इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन होके यहाँ पे दो इमेजेस थे, दो ऑब्जेक्ट्स थे, दो इमेजेस तैयार हुई। अब ये दो इमेजेस है करके कैसे पता चलेगा, तो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, पहले कोई एक दो सोर्सेस हैं, दो सोर्सेस में से किसी एक सोर्स की फर्स्ट डार्क बैंड दूसरे सोर्स के सेंट्रल ब्राइट बैंड के साथ कोइंसाइड होनी चाहिए, तो कहीं जाके जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन हमें मिलेगी, मतलब हमें पता चलेगा कि वो दो ऑब्जेक्ट्स है करके। ठीक है, तो यहां से फिर क्या करेंगे, ओ डैश से सीधी एक लाइन आई डैश तक के ड्रॉ कर दो और ओ से आई तक के ड्रॉ कर दो, तो ये बन गई आपकी फाइनल इमेज, फाइनल ज्योमेट्री। इसकी इक्विवेलेंट ज्योमेट्री, ये यहाँ पे एंगल 2 टाइम्स अल्फा वगैरह शो किया है, वो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ओ डैश से किधर जा रहा है, ओ डैश से एक रे ऑफ लाइट
ए के तरफ जा रहा है और ओ से भी एक रे ऑफ लाइट ए के तरफ जा रहा है। ठीक है, ओ डैश से एक रे ऑफ लाइट बी के तरफ जा रहा है और तो ये ओ डैश से एक रे ऑफ लाइट बी के तरफ जा रहा है। ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं और वैसा ही ओ से भी एक बी तक के जा रहा है। ठीक है, तो ये गया ए, ये भी गया ए, ये आ गया बी और ये भी आ गया बी। पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करके दे रहा हूं। ठीक है, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ओ से ओ डैश, ये है ए। ठीक है, यहाँ पे अब पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो पाथ डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, छोटे में से बड़े को, छोटे डिस्टेंस से बड़े डिस्टेंस के ऊपर परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो। तो ये छोटा डिस्टेंस यहाँ पे इधर अगर हम देखते हैं तो ओ भी है, ओ डैश भी बड़ा है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया तो ये हो गया। तो दिस इज डी पॉइंट या ए पॉइंट, ए बी सी ले लेते हैं। दिस इज सी पॉइंट, राइट। तो ये ओ डैश सी, ये क्या हो गया, ये पाथ डिफरेंस हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दिखने के लिए ओ ए ये बड़ा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ओ ए ओ डैश ए से ड्रॉप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा फेज डिफरेंस। इसलिए क्या करते हैं, ये ओ डैश ए जो है इसको थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया और अब परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं यहां से इधर। तो ये आ गया परपेंडिकुलर, जहां पे परपेंडिकुलर आ गया वहां से उसको ज्वाइन कर दो तो आपको पाथ डिफरेंस समझ में आ जाएगा, है ना। इसको पॉइंट डी ले लेते हैं, तो ओ डैश डी ये पाथ डिफरेंस इस तरह का हो गया और इधर का ये हो गया। ये एंगल रहता है अल्फा, तो ये भी एंगल कितना रहेगा, अल्फा। तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो गया, ओ डैश सी प्लस ओ डैश डी। सो देयरफॉर पाथ डिफरेंस, जिसको डेल्टा एल से डिनोट करते आ रहे हैं, वो है ओ डैश सी प्लस ओ डैश डी इट इज। और ओ डैश सी क्या है, जो ओ डैश सी रहेगा वही ओ डैश डी रहेगा, अल्फा की अपोजिट साइड है। तो साइन ऑफ अल्फा अगर करते हैं तो साइन अल्फा मतलब ओ डैश सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज ओ डैश ओ डैश सी अपॉन ओ डैश। तो साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू ओ डैश सी डिवाइडेड बाय ए। और यहाँ पे इधर अगर अप्लाई करेंगे तो अपोजिट साइड इज ओ डैश डी, तो ओ डैश डी डिवाइडेड बाय ए। मतलब दोनों की वैल्यू क्या आएगी, ओ डैश सी इज इक्वल्स टू ओ डैश डी इज इक्वल्स टू, दोनों से इक्वेट करेंगे तो ए इंटू साइन ऑफ अल्फा ही आएगी दोनों की वैल्यू। तो ओ डैश सी पाथ डिफरेंस डेल्टा एल, ओ डैश सी की वैल्यू ए साइन अल्फा प्लस ए साइन अल्फा। तो डेल्टा एल की वैल्यू हो गई 2 टाइम्स ए साइन ऑफ अल्फा। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करनी है और फाइंड आउट करना है पाथ डिफरेंस कुछ इस तरीके से। इसको लुमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से इक्वेट कर दो, उसके पाथ डिफरेंस के हिसाब से। एक में एक में लैम्बडा एन है, दूसरे में 1 पॉइंट मतलब 1 लैम्बडा एन है
नॉन लुमिनस में और लुमिनस में 1.22 लैम्बडा एन है ना, और उसका लैम्बडा एन मतलब वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज लैम्बडा बाय एन, है ना, इसका यूज कर दो डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपको इक्वेट करते हुए इसके साथ इक्वेट करो, आपको आंसर मिल जाएगा रिजॉल्विंग पावर का, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर वेव ऑप्टिक्स। अच्छे से प्रिपेयर करो, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी अच्छा खासा आपको पूछेंगे, न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके चाहिए, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, विल स्टॉप हियर, गुड नाइट।